पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है, लोग देखते हैं कि भाई लोकसभा में क्या चल रहा है, राज्यसभा में क्या चल रहा है, तो वो देख रहे हैं बवाल ही बवाल है। 40 से ज़्यादा कैमराज हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ चैम्बर के अंदर, और उसके अंदर से जो फीड सरकार देना चाहती है मीडिया को, केवल और केवल वो फीड जाती है। एसआईआर को लेके भी खूब बवाल मचा हुआ है। बीजेपी वाले कह रहे हैं भी प्रॉब्लम क्या है आपको। हम देख रहे हैं आप ऑक्सीजन मास्क लगा के पहुंच रहे हैं, दिल्ली में वाकई में दम घुट रहा है। विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। आपने जिस तरह से कहा कि भाई अफसरशाही बहुत ज़्यादा हावी है, कितने ही अधिकारी तो फ़ोन नंबर भी फीड नहीं करते। जब वोट चोर गद्दी छोड़, ये कार्यक्रम भी पूरे प्रदेश में आप लोगों ने खूब चलाया। वोट चोरी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा की जो सरकार बीजेपी ने तीसरी बार बनाई, हमको लगता है वोट चोरी की वजह से ये सरकार बनी। जी हाँ, वो भी मुद्दा है और भी कई मुद्दे हैं। हमारी सरकार आ गई, इतनी नौकरी मैं लगवा दूं। बीजेपी ने खर्ची पर्ची बंद कर दी, कांग्रेस वाले आ गए तो फिर से वही हो जाएगा, पर्ची दोगे नौकरी मिलेगी। पब्लिक सर्विस कमीशन में अटैचियाँ मिली हैं कि खर्ची पर्ची नहीं, यहाँ तो खर्चे और पर्चे हो गए। गुटबाजी की वजह से ही आप लोग चुनाव हारे। कमेटी भी बना ली अब डिसिप्लिन को लेके, जो नेताओं की तमाम बयानबाजी पे ध्यान रखेगी कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता पड़ी इसीलिए बनाई गई। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया, जो दीपेंद्र हुड्डा लगातार कहते हैं। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि ये बोलने से काम नहीं चलेगा, सरकार क्यों नहीं आई ये बताना पड़ेगा। वोट परसेंटेज बढ़ा तो क्या ये छोटी बात है? लगता है कि राव नरेंद्र जी भी बढ़िया सख्त एक्शन ले रहे हैं। कोई ऐसी बात जिससे पार्टी के हितों का नुकसान होता है, ऐसी बात मंच से नहीं करनी। तो हरियाणा में सबसे मजबूत आपको कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता लगता है? तो अगर किसी एक व्यक्ति के ही बस का होता तो संगठन की आवश्यकता क्या थी? नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ पर, और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट विद प्रतिमा दत्ता। इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि तमाम वो राजनेता जिनसे आपके तमाम सवाल जुड़े हुए हैं, आपके मुद्दे जुड़े हुए हैं, वो इस शो में हमारे साथ जुड़ें और प्रदेश में तमाम ज्वलंत मुद्दों पे उनसे बात हो। वो बात हो कि भाई उन्होंने काम क्या किया है, जो आपसे वादे किए थे वो पूरे कितने कर पाए हैं। नेता अगर पक्ष के हों तो उनके जवाबदेही तय हो, और अगर विपक्ष के हों तो उनसे पूछा जाए कि आप तमाम वादे लेकर जनता के बीच में गए थे, जनता ने फिर भी आपको मौका दिया, सरकार किसी और पार्टी की बन गई, तो इस पूरे सिनेरियो में आप क्या वाकई में अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं? क्योंकि आज हमारे साथ इस शो में जो गेस्ट हैं कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिन्होंने तमाम तरीके से लोगों से वादे बहुत किए, और उन वादों को देखते हुए अम्बाला की जनता ने उन पर विश्वास जताया, अम्बाला से सांसद चुना, और अब बतौर सांसद कितनी जिम्मेदारी बखूबी निभा पा रहे हैं। बीजेपी भले ही तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन हरियाणा में अम्बाला से हैट्रिक नहीं कर पाई। वरुण चौधरी जी ने उन्हें रोक दिया और जीत के पहुंच गए पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में किस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं और हरियाणा की जो राजनीति है उसको किस तरीके से देख रहे हैं, तमाम मुद्दों पर आज उनसे बातचीत होगी। बहुत स्वागत आपका वरुण जी हरियाणा न्यूज़ पर। थैंक यू। कैसा चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है ना। देश भी और प्रदेश भी जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए तो शायद हम नहीं बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, हम देख रहे हैं आप ऑक्सीजन मास्क लगा के पहुंच रहे हैं, दिल्ली में वाकई में दम घुट रहा है। ना केवल दिल्ली में, आप हरियाणा में देखिए, जितने भी जगह हमारे एयर क्वालिटी मॉनिटर्स, पहले तो मॉनिटरिंग ही बहुत कम है हमारे प्रदेश के अंदर, और जहाँ है भी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा AQI लेवल्स हैं कि ये केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। हरियाणा में भी आप कहीं पर भी देखिए, जहाँ पर भी मॉनिटर्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लेवल्स आज AQI के हैं। तो सरकार आपकी आवाज़ को सुन रही है, आप संसद में खूब कोशिश कर रहे हैं कि सुने और देखें कि भाई AQI कितना ज़्यादा खतरे के निशान से ऊपर चला गया है, लेकिन गवर्नमेंट क्या इसको सीरियसली ले रही है? देखिए, लेना चाहिए। विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, ठीक है, तो हम वो कर रहे हैं। काम करना सरकार का है। तो कर रही है या नहीं कर रही? नहीं, अभी तक तो आपके सामने है। अगर AQI नीचे हो जाता तो आप और हम, मेरे से आपको पूछने की भी आवश्यकता ना होती कि काम हुआ है कि नहीं हुआ। अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, और मैं तो हरियाणा में भी देखता हूँ कि इतना ज़्यादा ऑल टाइम हाई AQI लेवल्स हैं जो पहले कभी नहीं थे। और उसके अंदर मैंने देखा कि एक जो बड़ा कारण जो मैं अगर हरियाणा में देखता हूँ कि जो हमारी रोड्स हैं वो टूटी पड़ी हैं, उसके साथ जो बर्म्स हैं वो कच्चे होने के कारण इतनी धूल उड़ती है
और वही धूल जो है आपके AQI को बढ़ा रही है, जिस पर सरकार को संज्ञान लेकर और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं कि हाँ, क्योंकि देखिए एक समय में सारा नहीं हो पाएगा, लेकिन जो बर्म्स हैं उनके ऊपर भी चाहे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जाए या कोई इस तरह का काम किया जाए जिससे कि धूल इतनी ना उड़े और सड़कें ठीक रहें। आज ये है कि जब बिल्कुल ही बुरा हाल हो जाता है, लोग त्राहिमाम करते हैं, उसके बाद कहीं रिपेयर शुरू होती हैं और 5 साल टूटी रहेंगी, रिपेयर शुरू होंगी, 6 महीने में वो फिर टूट जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान सरकार को तो देना आप चाहिए। लोगों ने बोला, आप कह रहे हैं सरकार ने ध्यान से सुना नहीं, लेकिन सरकार के खुद के ही मंत्री अब AQI को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर हैं, कह रहे हैं कि AQI मशीनें जो हैं उसमें जो मीटर फिट है वो 500 से ऊपर जा ही नहीं सकता है। तो AQI तो 1500 1900 तक भी हो सकता है, लेकिन मीटर में 500 से ऊपर मापने की क्षमता ही नहीं है। 10 साल उम्र कम हो गई मेरी। मीटर किसने लगाए? ठीक है, अगर वो पूरा नाप नहीं सकता तो आप दूसरा लगाएं। और मैं अभी आपको बताऊं कि जब दिशा की बैठक हमने अम्बाला में करी तो उन्होंने बताया कि जी अभी AMC करी है, पिछले 4-5 साल से तो खराब ही पड़ी थी मशीन। ये हालात हैं कि क्यों खराब पड़ी थी। और मैंने कहा कि भाई कहाँ है डिस्प्ले? कि नहीं जी हम तो ऑनलाइन चढ़ा देते हैं। मैंने कहा नहीं, देखिए ये जो फिगर होती है ये जनता को दिखनी चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। डिस्प्ले तक नहीं है। हर ज़िले में मुश्किल से एक मॉनिटर है, ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद डिस्प्ले नहीं है, भाई डिस्प्ले होना चाहिए जिससे कि एक विजिलेंस आए, एक पारदर्शिता आए। और वो फिगर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, अगर वो बढ़ती है उस पर काम करने के लिए है कि ये इतना बढ़ गया तो हमें क्या क्या करना चाहिए। और समाज का, सोसाइटी का सरकार समर्थन ले, सब इसके साथ है। तो कैसे सोल्यूशन देख पाते हैं आप इसका? मतलब हर कोई तो अब मास्क लगा के घूम भी नहीं रहा है, और लोगों को ये भी है कि भाई अब हमें काम भी करना है, अपने पैसे भी कमाने हैं, घर भी चलाना है, तो रहना तो इसी हवा में पड़ेगा। सच्चाई लेकिन है सोल्यूशन क्या है? कि मास्क भी आप सारा टाइम नहीं लगा सकते, उसके बाद आपको खुद को ठीक महसूस नहीं होता, आपको ऐसे लगता है कि मुझे सांस नहीं आ रहा। तो जैसे मैंने एक बात तो ये कही कि जो आपके रोड्स हैं उसकी कंडीशन ठीक होनी चाहिए। आप कहीं पर भी हरियाणा में देखिए, सड़कें जो टूटी पड़ी हैं, लगभग 6000 किलोमीटर हरियाणा में सड़कें टूटी हुई हैं। ये एडमिशन किया PWD मिनिस्टर ने विधानसभा के अंदर, ठीक है। और वहाँ आप जब देखेंगे कि एक तो मैंने कहा कि सड़कें जो टूटी हुई हैं और उसके साथ जो बर्म्स हैं वो कच्चे होने के कारण, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो इतनी धूल उड़ रही है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे प्रदूषण को लेके। एक दूसरा वेहिकुलर ट्रैफिक, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी लेके आना चाहिए EV को लेकर, उसको प्रमोट करना चाहिए। अभी तो कर रहे हैं पॉलिसीज promote तो, आई, हाँ। पॉलिसीज आई, लेकिन आज आप देखें आज भी कितनी परसेंटेज ऑफ व्हीकल्स जो हैं जो रजिस्टर हो रही हैं उसमें से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितनी हैं? वो फ्रैक्शन में भी नहीं है, बहुत कम है। तो वो बढ़ना चाहिए। इसका मतलब जो पॉलिसी सरकार ने बनाई वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो रही, तो उसको बदलिए ना। तो मतलब पूरी बात का सार ये है कि पोल्यूशन पे इतनी सीरियस नहीं है सरकार जितना होना चाहिए। जितना होना चाहिए, और 360 डिग्री जो है काम होना चाहिए, हर लेवल पे काम होना चाहिए, कि सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। जैसे दिल्ली में बताया गया था कि जहाँ मॉनिटर्स लगे हुए हैं कि जी वहीं पानी का छिड़काव हो रहा है, ये कोई तरीका नहीं है। मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, काम होना चाहिए, जेन्युइन काम होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हर पार्टी, चाहे वो सत्ता का है चाहे विपक्ष का है, और पूरा सोसाइटी, पूरा समाज जो है इसमें साथ देगा। काम होना चाहिए। लोग भी ये कहते हैं कि काम होना चाहिए। तो जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है, लोग देखते हैं कि भाई लोकसभा में क्या चल रहा है, राज्यसभा में क्या चल रहा है, तो वो देख रहे हैं बवाल ही बवाल है, काम हो नहीं रहा है। विपक्ष तमाम चीज़ों को लेके सवाल उठा रहा है, सरकार कभी जवाब देती है, नहीं देती है, और फिर कहते हैं कि ड्रामा करने की ये जगह नहीं है। ये तो दुखद है। देखिए जो ड्रामा तो आप लोग वाकई में संसद चलने नहीं देते क्या? देखिए हमारे तो हाथ में ही नहीं है। संसद एडजर्न कौन करता है? चेयर करती है, स्पीकर करते हैं। तो आप इतना बवाल कर देते हैं कि उन्हें भाई कहना पड़ता है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन करता है। विपक्ष नहीं कहता है कि हमने सदन नहीं चलने देना, कभी भी नहीं हो। विपक्ष तो कहता है कि ये मुद्दे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और आप देखेंगे, और देखिए दुखद है
कि आज आप भी पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, वहाँ पर लाइव नहीं देख सकते। क्यों क्यों नहीं देख सकते आप? क्यों नहीं रिकॉर्डिंग कर सकते? 40 से ज़्यादा कैमरास पार्लियामेंट में जहाँ हम बैठते हैं हॉल में, उसमें लगे हुए हैं। जो फीड सरकार आपको देना चाहती है वो दी जाती है। तो आपको क्या पता, माइक वही चलता है जो चेयर चाहती है। हम क्या कर रहे हैं, विपक्ष क्या कर रहा है, वो तो आपको दिखाई भी नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों नहीं दिखाई देना चाहिए? दिखना चाहिए ना। हम गलत हैं वो भी आप दिखाइए, और कहीं अगर सत्ताधारी गलत है वो भी दिखाई देना चाहिए। जनता को साफ पता चलना चाहिए। लेकिन आज रोक है। जब तक कांग्रेस की सरकार थी इस तरह की कोई रोक नहीं थी, लेकिन आज रोक है। 40 से ज़्यादा कैमराज हैं जैसे मैं बता रहा हूँ चैम्बर के अंदर, और उसके अंदर से जो फीड सरकार देना चाहती है मीडिया को, केवल और केवल वो फीड जाती है। ये अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र के लिए। और मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा कि ये इस तरह से एब्रप्शंस होती रहती हैं, कितने सालों में ना ही कोई कॉल अटेंशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कोई शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्यों नहीं लगते? हर दिन आप देखते हैं कि हमारे स्पीकर साहब ये कह देते हैं कि जो भी मुझे इस तरह के नोटिस मिले हैं मैं उनकी अनुमति प्रदान नहीं करता। क्यों नहीं करते जी? क्यों नहीं करते? हो सकता है मैंने कोई मुद्दा दिया वो इतना महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन कोई भी नहीं होता क्या? ऐसा कैसे होता है? तो जब आप विपक्ष को अपनी बात, और विपक्ष की बात क्या है, वो जनता की ही बात है। वो कोई अपने घर का मुद्दा कोई आपने देखा हो कोई सांसद उठाता हो? शायद कभी नहीं हुआ। जनता की ही बात उठाई जाती है, लेकिन उठाने ही नहीं दिया जाता। आप बताइए कि इतने सालों में कितने कॉल अटेंशन मोशन लगे हैं, कितने शॉर्ट ड्यूरेशन लगे हैं? लगे ही नहीं। तो बिल्कुल सुना नहीं जा रहा है विपक्ष को। तो बाहर आके तो आप भले ही तमाम चीज़ों को लेके बयान देते हैं, एसआईआर को लेके भी खूब बवाल मचा हुआ है। बीजेपी वाले कह रहे हैं भी प्रॉब्लम क्या है आपको? अगर इसकी रिवीजन हो रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको किस चीज़ का डर सता रहा है? देखिए, एसआईआर में, और एसआईआर पे चर्चा तो आप पूछिए सत्ता पक्ष से भी, आपको क्या डर सता रहा था? आप क्यों नहीं इस पे चर्चा करना चाह रहे थे? क्यों नहीं चर्चा करना चाह रहे थे? ये तो विपक्ष का दबाव बना ना, जिसे आप कह रहे हैं। विपक्ष का दबाव बना तो सरकार तैयार हुई एसआईआर पर चर्चा करने के लिए। पहले क्यों नहीं तैयार हो रहे थे? जो ये कहा जाता है ड्रामेबाजी, तो ये क्या ड्रामेबाजी थी? और फिर उस ड्रामेबाजी की जीत हुई, इसका मतलब? अरे विपक्ष को अधिकार है जनता की आवाज़ को रखना, जैसे मैंने बताया कि सरकार को आईना दिखाना। तो अगर वो कर रही है अपना काम तो इसमें आपत्ति क्या है? उसको ड्रामेबाजी की संज्ञा क्यों दी गई? गलत है क्या? जब बीजेपी विपक्ष में थी क्या वो ड्रामेबाजी करती थी? इसका मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार दबी ना, सरकार झुकी फिर, कि फिर वो तैयार हुए कि हाँ कि हम एसआईआर पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग मैं समझता हूँ विपक्ष के लिए नहीं करना चाहिए। विपक्ष भी बहुत लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हरियाणा में भी अब जल्दी एसआईआर शुरू होने वाला है, उसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो जैसे अभी दिखाई दे रहा है कि इतना कम समय दिया जाता है, ये ठीक नहीं है। कितने ही आपके जो अधिकारी हैं, कितनी जगह सुसाइड हो रहा है BLOs द्वारा, कितनी जगह हार्ट अटैक आ रहा है, परेशान है। और देखिए उनकी तो पता चल गया क्योंकि वो BLO थे। जो आम नागरिक है उसके साथ क्या हो रहा है कि आप देश के नागरिक भी हैं, आप वोटर भी हैं, अब कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास है, कुछ नहीं है, आप दिल्ली में हैं, आपको अम्बाला जाना है, कब जाओगे, छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे करोगे? इस तरह के बहुत से मामले हैं। तो इसको समय दिया जाए, ये जल्दबाजी में ना किया। आपको एसआईआर से दिक्कत नहीं है? आप कह रहे हैं जो हड़बड़ी में हो रहा है उससे दिक्कत है? प्रॉपर टाइम देना चाहिए ताकि बर्डन किसी पे नहीं रहे। गरीब आदमी है, कहीं काम कर रहा है, वो कहाँ से आएगा, कैसे करेगा? ये हर राज्य के अंदर ये समस्याएं आई हैं। कभी डॉक्यूमेंट है कि नहीं ये हम नहीं मानेंगे, वो मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, ये मानेंगे। अब पोर्टल सिस्टम ये आप देखते हैं हरियाणा में लोग परेशान हैं, है ना? तो इस तरह की परेशानियां ना हो भी। स्टेक होल्डर्स हैं देश के नागरिक भी, उनसे भी जानकारी ले लो भी क्या समस्याएं आ रही हैं। अब इतने राज्यों में आप कर चुके हैं, उनको दूर किया जाए ना।
वो दूर किया जाना दूर किया जाए और फिर चाहे हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं। जो देश का नागरिक है, जिसको वोट का अधिकार है, उसका अधिकार जाए ना, और जो गलत है उसका बने ना, इसमें क्या आपत्ति है। वोट चोर गद्दी छोड़, ये कार्यक्रम भी पूरे प्रदेश में आप लोगों ने खूब चलाया। वोट चोरी वाकई में क्या सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए है? देखिए, बहुत से मुद्दे हैं और रोज बहुत से मुद्दों को उठाया भी जाता है, और वोट चोरी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दुख की बात है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बात रखी, तथ्यों के साथ बात रखी, इलेक्शन कमीशन ने आज तक कोई सही जवाब ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या उन्हें नहीं देना चाहिए? भाई, वो एक एपेक्स बॉडी है, अगर कोई सवाल उठता है तो उनको उसका जवाब देना चाहिए, जिससे कि जो जनता का विश्वास है इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो बना रहे। इसमें क्या आपत्ति है? हरियाणा की जो सरकार बीजेपी ने तीसरी बार बनाई, हमको लगता है वोट चोरी की वजह से ये सरकार बनी। जी हाँ, वो भी मुद्दा है और भी कई मुद्दे हैं, इसमें क्या दो राय है कि जैसे बताया गया कि लगभग 25 लाख वोट जो है वो गलत पाए गए हैं। वो 25 लाख वोट कोई थोड़ा वोट नहीं होता है, और इलेक्टोरल रोल्स में इतनी कमियां पाई गई। आज तक एडमिशन तक नहीं है इलेक्शन कमीशन कि कहाँ ब्राजीलियन मॉडल की फ़ोटो कैसे आ गई। तो क्या आपको लगता नहीं कि इलेक्शन कमीशन को कुछ कहना चाहिए उसके लिए? आवश्यकता ही नहीं समझते, और बीजेपी जो है उनका वकील बनकर जो है वो कांग्रेस को कोसती है। ऐसा नहीं। देखिए, विपक्ष ने अगर कोई मुद्दा उठाया उसका जवाब दे दें, इसमें क्या आपत्ति है? अब आपकी धर्मपत्नी विधायक हैं, पहले आप विधायक थे, फिर आप लोकसभा लड़े। तो राहुल गांधी ने जब वोट चोरी को लेकर आरोप लगाए, तो मुलाना विधानसभा में गांव धकौला है, जहाँ पे एक बुजुर्ग चरणजीत कौर के 223 वोट बनने की उन्होंने बात कही, और वहाँ पर भी वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया। जिसके बाद साफ तौर पे सबने कहा कि भाई वोट चोरी की बात आप कर रहे हैं, यहाँ से तो आपके कैंडिडेट जीते हैं कांग्रेस पार्टी के, यहाँ पर वोट चोरी हुई है, तो क्या आपकी जीत वोट चोरी के तहत थी, या फिर अगर वोट चोरी थी तो आप कैसे जीते हैं? देखिए, आपने कहा कि 223 बार जो है माता चरणजीत कौर जी की फोटो इलेक्टोरल रोल में है, तो भी क्यों है? ठीक है। और जहाँ तक बात है जीत की, तो शायद मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि हमारा मार्जिन तो और ज़्यादा होता, वो घटा। कि जिस तरह से लोगों के अंदर जो एक जोश था और था कि सरकार कांग्रेस की बनानी है, तो वो कहीं ना कहीं जहाँ कम मार्जिन था वहाँ हम हार गए, जहाँ ज़्यादा मार्जिन था वहाँ कम हो गया। तो मतलब अम्बाला में आप कह रहे हैं हार जीत का सवाल ही नहीं था, मार्जिन बल्कि आपका और ज़्यादा होता। तो वोट चोरी भले ही अम्बाला में हुई है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपके सामने, आप खुद कह रहे हैं कि 223 बार एक ही जो है माता चरणजीत कौर जी की फोटो है, तो कैसे है वो? यही तो बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं ना कि भाई राहुल गांधी हमेशा कहते हैं होमवर्क करके नहीं आते, आए इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हरियाणा को लेके, और उसी विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं जहां से कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट जीती। केवल मुलाना विधानसभा क्षेत्र का जिक्र उन्होंने नहीं किया था, और भी विधानसभा, दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स एंड दिस वाज द ओनली वन वेयर द कांग्रेस वॉन। ये एकमात्र ऐसी विधानसभा थी जहां कांग्रेस जीती थी, बाकी जगह पे कांग्रेस नहीं जीती तो थी। उनको भी मालूम होगा कि कांग्रेस जीती है, तो और मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि मार्जिन और ज्यादा होता, कि जैसा माहौल था जमीन पर, हमारा मार्जिन कहीं और ज्यादा होता। आप कह रहे हैं जमीन पे बहुत अच्छा माहौल था, अच्छा था? जी हाँ। आपकी तमाम नेता मीडिया में आकर और अलग अलग मंचों से लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो कह रहे थे भाई हमारी सरकार आ गई, इतनी नौकरी मैं लगवा दूंगा, इतनी नौकरी मैं लगवा दूंगा। इस चीज़ से डेंट पड़ा क्या कांग्रेस पार्टी को? देखिए, हमारे यहाँ अगर मैं अम्बाला लोकसभा की बात करूँ और सभी 9 की 9 विधानसभाओं की बात करूँ, हमारे यहाँ किसी भी नेता ने इस तरह की कोई बात नहीं करी। नहीं की। नहीं। अदरवाइज़ आप देखिए शमशेर सिंह गोगी जी खड़े मंच पे खड़े होकर बाकायदा इस तरीके की बातें करते हुए नज़र आए। उधर आप देखिए दलाल साहब के बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए, तो लोगों में एक डर पैदा हुआ क्या कि भाई कांग्रेस आ गई, क्योंकि एक नैरेटिव साफ तौर पे है कि बीजेपी ने खर्ची पर्ची बंद कर दी, पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली, काबिलियत के आधार पर मिली। कांग्रेस वाले आ गए तो फिर से वही हो जाएगा, पर्ची दोगे नौकरी मिलेगी, जो जिसको जानते होगे उसी को नौकरी मिलेगी, वरना नहीं मिलने वाली। पब्लिक सर्विस कमीशन में अटैचियाँ मिली हैं, ठीक है ना, कि खर्ची पर्ची नहीं, यहाँ तो खर्चे और पर्चे हो गए, है ना। कि कब हुआ कि पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तरों में
नोटों से भरी हुई बैग और अटैचियाँ तो मिली। उन चीजों के चर्चे आप हरियाणा में फिर क्यों नहीं करवा पा रहे? अगर बीजेपी ने आपके खिलाफ ये हर किसी के माइंड में बैठा दिया कि कांग्रेस राज में तो भाई खर्ची पर्ची चलती थी, पैसे दो नौकरी लो वाली नीति थी, हमने पारदर्शिता से नौकरी दी है, हमने खर्ची पर्ची बंद की, ये नैरेटिव सेट करने में बीजेपी तो कामयाब रही। नैरेटिव उन्होंने सेट करने की कोशिश करी, लेकिन आप देखें कि ऐसा हुआ नहीं। जो भी लेकिन क्लास वन, परसेप्शन बहुत काम करती क्लास है, आप वन पोस्ट मानेंगे। जितनी भी आप देखें, कोई यूपी से लगता है, कोई बिहार से लगता है, कोई किसी और राज्य से लगता है, जैसे कि हरियाणा के युवाओं में कोई काबिलियत ही नहीं है, ऐसा कैसे हो जाता है। और जितने भी अब ये कौशल रोजगार निगम, उसके अंदर बताइए कौन सी पारदर्शिता है। जो अप्लाई करता है उसको समझ नहीं आता, जी मेरे पास तो 2-2 साल हो गए अप्लाई किए हुए, मेरे पास तो कोई चिट्ठी नहीं आ रही, और मेरे पड़ोसी के पास आ गई, उसकी काबिलियत भी कम थी, उसकी शैक्षिक योग्यता भी कम थी, उसकी इनकम भी ज़्यादा थी मेरे से, लेकिन मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई। और जब हम जानकारी लेने का प्रयास भी करते हैं तो कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो ये कौन सी पारदर्शिता है। लेकिन यस, आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने एक झूठा एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया है, इसमें कोई दो राय और नहीं। उसमें सफल भी हुए हैं काफी सफल हद देखिए, तक। अगर कांग्रेस पार्टी 37 सीटें जीती है तो लोगों ने हमारे ऊपर भी विश्वास किया है ना? पर बहुत सी सीटें आपकी जो तो है, सरकार आने वाली थी ना। यस नो डाउट, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वोट चोरी यहीं तो आ गया ना, कि अगर हमारे को और 25-30 हज़ार वोट ही मिल जाती तो ही सरकार बन गई थी। तो यही तो बात है। तो लेकिन बीजेपी ने कहा कि भाई लोगों को हम पे ही विश्वास था, हमारी नीतियों पे विश्वास था, क्योंकि हम पारदर्शी सिस्टम लेकर आ रहे हैं। बात चाहे पोर्टल्स की हो, मतलब कह रहे हैं कि हम तो सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रख के काम कर रहे हैं ताकि लोगों को सहूलियत अगर हो। इतना विश्वास जनता को भाजपा पे होता तो मुख्यमंत्री क्यों बदले गए? क्यों बदले गए? कमियां थी। तो वो कमियां आपको नहीं लगता है कि मनोहर लाल जी के साथ ही चली गई? नायब सैनी कैसे से नई चलेगी? उम्मीदें आ गई। देखिए, वो तो सिस्टम में प्रॉब्लम थी ना। अभी जैसे आपने पोर्टल की बात करी, अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा था पिछले दिनों कि जी क्योंकि मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी तो में सारा काम हिंदी में होना चाहिए। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो जो प्रदेश की जनता है जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, जिसका ईमेल नहीं है उसके पास, उसको आपने मजबूर कर दिया कि आप तो कोई भी फॉर्म अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही होगा, जबकि उसके पास तो ना तो रिसोर्सेज हैं, ना नॉलेज है। ये कितना गलत है। क्यों उनको नहीं सुना गया? बार बार मैंने, जब मैं विधायक था तो मैंने विधानसभा में भी इसकी बात रखी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कल को आप कहेंगे किसी और भाषा में, कोई आप कहो कि मान लो कि जी फ्रेंच में फॉर्म भरा जाएगा, क्या ये सही है? नहीं है। तो जैसा पहले फॉर्म लिया जाता था, कागज पर अर्जी ली जाती थी, उसी प्रकार से आज भी लेनी तो कह चाहिए। रहे हमने तो केंद्र भी बनाए ना, सरल केंद्र बनाए लोगों को सहूलियत देने के लिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको समझाने के लिए और मदद करने के लिए, ताकि ये चीजें तो आसान हो मंत्री जी जाए के लिए भी हम बना लोगों देते हैं, को। मंत्री जी के लिए भी बना देते सरल केंद्र। और आपकी जानकारी के लिए, आज भी हरियाणा में ई ऑफिस पे काम नहीं करती सरकार, कि आम जनता जिसके पास ना कंप्यूटर है, ना कंप्यूटर की चलाने की जानकारी है, उसको तो मजबूर किया जाता है आप तो पोर्टल चलाओ। और सरकार खुद कागज की फाइलों पर आज भी काम करती है। हरियाणा की सरकार क्यों करती है? क्यों करती है? उनके लिए क्यों नहीं सरल केंद्र बना देते? भाई, जनता से आपने ऑनलाइन आवेदन लिए और उन ऑनलाइन आवेदनों के ऊपर जब आप फैसले लेती है सरकार, तो आप ऑफलाइन दे तो वो ऑफलाइन करती है। जबकि अधिकारियों के पास भी और सरकार मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री जी के पास क्या कमी है? उनके पास तो कंप्यूटर भी है, जानकारी भी है, उसके बाद भी वो नहीं प्रयोग में लाते। नहीं, हम देखते हैं विधानसभा भी भले ही ई विधानसभा कर दी हो, लेकिन बहुत से विधायक हमें भी दिखते हैं जब विधानसभा में जाते हैं कवर करने के लिए, तो बहुतों को प्रॉब्लम हो रही होती है, किसी को समझ में नहीं आता है कि चलेगा कैसे ये, और कोई आता है मदद करने के लिए, समझाता है और उसके बाद काम होता है। ग्लिचेस आते हैं। पोर्टल नेवा, जब ये पोर्टल शुरू हुआ था तो उस समिति का मैं भी सदस्य रहा हूँ, और ये लागू पिछली 14वीं विधानसभा में ही हुआ था। तो अगर ग्लिचेस आते हैं तो वो जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यही आपसे माध्यम से जानना चाहता हूँ भी सरकार खुद ई ऑफिस क्यों नहीं उस पर काम करती है? आपको लगता है कि सरकार को खुद भी ऑनलाइन ही सब कुछ करना चाहिए? अगर आप इतना ऑनलाइन कर रहे हैं, जब आप जनता, प्रदेश की जनता के साथ धक्का कर रहे हैं तो अपने ऊपर करिए ना पहले। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, 5 स्टार मोटर की बात आई थी एक बार,
कि जी सभी किसानों को 5 सितारा मोटर यूज़ करनी है क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा खपत हो रही है। लगती है तो कम होना चाहिए। तो ये मैंने बात विधानसभा में रखी थी कि आप प्रदेश के किसानों को कह रहे हैं 5 सितारा मोटर लगाएं, और जो पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल हैं जो कि कहीं ज़्यादा चलते हैं किसान के ट्यूबवेल से, क्योंकि किसान को तो फसल जब है और वो भी जब शुरुआत में जब उसको पानी देने की आवश्यकता है तब चलता है, 365 दिन नहीं चलता। लेकिन जो पब्लिक हेल्थ का ट्यूबवेल है वो हर घर तक पानी पहुंचाता है, वो रोज चलता है और कहीं गहरा है, उसमें मोटर भी बड़ी लगती है। आप बताइए कौन सी 5 सितारा मोटर जो है पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल्स में लगी हुई है? एक भी सरकारी ट्यूबवेल में 5 सितारा मोटर नहीं थी, उसके बाद लगी हैं। तो भाई यू शुड बी द फ्लैग बियरर्स ना। आप चाह रहे हैं कि बदलाव हो और खुद नहीं बदलना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन है ना, कि आप खुद नहीं बदलना चाहते, आप पूरे प्रदेश को बदलना चाहते हैं। ऐसा ना करें, खुद भी कोशिश करें ना, और उससे पता चल जाता है। ऐसे ही जैसे हमारे स्कूल हैं, रोज नई नई निकाल देंगे कि जी अब क्लासरूम का साइज ऐसा होना चाहिए, अब कॉरिडोर का साइज ऐसा होना चाहिए। भाई क्या सरकारी स्कूलों में भी लागू करो ना, तब आपको पता चलेगा सरकार को कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए। अगर आप रूल्स बना रहे हैं तो वो ही सरकारी स्कूल पे भी लागू होने चाहिए, वहाँ भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं, और वही प्राइवेट स्कूल पर भी लागू होने चाहिए। लेकिन आज दुख के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। नहीं, तभी तो कोई सरकारी स्कूल में जाने को तैयार नहीं है। भी प्राइवेट स्कूल्स के लिए रोज नई नई स्कूल्स की कंडीशंस लगाई जाती हैं, लेकिन वो सरकारी स्कूलों पे लागू नहीं होती। ऐसा नहीं करो ना। आप एक ही सेट ऑफ रूल्स रखेंगे तो पता भी चल जाएगा कि हाँ भाई ये लागू किया जा सकता है और ये चीज़ लागू नहीं की जा सकती। बट स्कूल की आप फीस भी देखिए, एक आम इंसान को अगर अपने बच्चे को पढ़ाना हो तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतनी भारी भरकम फीस वसूलते हैं स्कूल वाले कि माँ बाप ना चाहते हुए भी देते हैं कि चलो बच्चे का भविष्य है, संवर जाएगा। देखिए क्यों कोई जाना चाहता है प्राइवेट स्कूल में? अगर आप सरकारी स्कूल में सारी सुविधाएं दे देंगे तो क्यों कोई ज़्यादा पैसे दे? सरकारी स्कूल में पहले टीचर नहीं होंगे तो वो अभिभावक जो हैं, जो माता पिता हैं बच्चों के, वो उनको प्राइवेट स्कूल में भेजने पे मजबूर हो जाते हैं। फिर सरकार कहती है जी क्योंकि यहाँ बच्चे पूरे नहीं हैं इसलिए स्कूल को बंद किया जाता है। ये कोई तरीका है क्या? आप पहले फैसिलिटी तो दो, आप सरकारी स्कूल में पहले सुविधाएं दें। कितनी बात आई थी यार, आपको याद होगा कि हाई कोर्ट ने जो है लताड़ा था और फाइन लगाया था हरियाणा सरकार के ऊपर, तकरीबन 2 साल की बात है, कि वॉशरूम्स नहीं हैं, है ना, एक बेयर मिनिमम चीज़, ख़ास तौर पे हमारी बेटियों के लिए वॉशरूम्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है। ये तो हालात थे। क्लासरूम्स के भी बहुत से छत तक गिरने को होने वाले थे, और आज भी यही हालात है। मैंने जब दिशा की बैठक में जानकारी लेनी चाहिए कि जैसे बताया जाता है हमें कि जी इस साल हम इतने क्लासरूम्स बना रहे हैं, इतने हम लाइब्रेरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अच्छी बात है, बनने चाहिए। लेकिन मैंने जब पूछा कि पहले आप मुझे ये बताइए कि पूरे ज़िले में आवश्यकता कितनी है, कितने क्लासरूम्स कम हैं एज़ पर दी स्ट्रेंथ ऑफ दी स्टूडेंट्स, कितने क्लासरूम्स कम हैं, कितने वॉशरूम्स कम हैं, कितनी लेबोरेटरीज कम हैं, कितनी लाइब्रेरी बिल्डिंग्स कम हैं, तभी तो पता चलेगा। मान लीजिए कम तो है 1000, हम इस साल में बना रहे हैं 4, तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर आवश्यकता 20 की, पहले एक पिक्चर हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। वो पिक्चर नहीं थी। ये जानकारी हमारे शिक्षा अधिकारियों को नहीं थी। कहता जी अभी हम तैयार कर रहे हैं, अगली बैठक तक आपको दे दी। तो उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये तो हालात है। तो जब हम सरकारी स्कूलों की हालात ऐसे कर देंगे तो अपने आप दिक्कत नहीं आएगी। यमुनानगर की दिशा की बैठक में भी ऐसी ही बात आई, और मैं वहाँ को चेयरमैन हूँ। चेयरमैन हमारे नवीन जिंदल जी हैं वहाँ पे, क्योंकि हम शेयर करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को। तो उन्होंने कहा कि बताओ आज कितने जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? तो बात आई कि कोई भी नहीं, है ना। और फिर हमारे मंत्री जी राणा जी भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने माइक उठा के कहा कि आप में से कौन कौन सरकारी स्कूल में पढ़ा है? तो बहुत से लोगों ने हाथ उठाया, और उसमें से मैं भी शामिल था कि मेरे पिताजी शिक्षा मंत्री थे और मैं सरकारी स्कूल में चंडीगढ़ में पढ़ता था। आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? सरकारी स्कूल में भी पढ़ा हूँ मैं, कॉन्वेंट में भी पढ़ा हूँ मैं, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 16 में भी पढ़ा हूँ। कौन सी क्लास तक?
6 to 10 5 साल में उसमें पढ़ा, अच्छा। 10वीं मैंने वहीं से करी। तो अच्छा होगा तो जाएंगे ना, आप सुविधाएं दें। अब जो संस्कृति स्कूल हैं, जो अच्छे स्कूल हैं, वहाँ आज भी आप देखिए कितनी कितनी स्ट्रेंथ है। लेकिन जहाँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना शिक्षक हैं, वहाँ कोई कैसे कोई अपने नहीं बच्चे को जाता। भेजेगा। और आपने देखा कोविड काल में कितने लोगों की आय घट गई, उन्हें मजबूरी में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में भेजना पड़ा, और जब वहाँ पर उनको बैठने के लिए कुर्सी और टेबल भी नहीं मिला, सोचो उन बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। और इसी कारण से जैसे ही सामान्य स्थिति हुई, वो सब बच्चे वापस प्राइवेट स्कूलों में गए। नहीं तो अगर आपने कोई सुविधा दी होती, वो बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे होते। तो भले ही कम बना लें, लेकिन ऐसे तो एटलीस्ट बनाएं कि शुरू जिसमें करें। बच्चे देखिए, हम जा मानते हैं पाएं। कि एक दिन में नहीं हो नहीं सकता, होगा। लेकिन एक प्लान तो हो। जैसे मैंने बताया कि मैंने पूछा कि आप एक पिक्चर तो बना के मुझे बताओ कि कितनी आवश्यकता कितनी है। Right. आपको आवश्यकता ही नहीं पता, तो जब आपको आवश्यकता ही नहीं पता तो समाधान कैसे होगा समस्या का। हमने यमुनानगर का नाम लिया अभी, और यमुनानगर का नाम आते ही, जिक्र आते ही सबसे पहले एक बड़ी सी पिक्चर आ जाती है गुंडागर्दी की, गैंगस्टर्स की, बदमाशों की, फायरिंग की। ये इतनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यमुनानगर में सबसे ज़्यादा खराब क्यों है? देखिए, आपको लग रहा है केवल यमुनानगर में, मतलब पूरे ये हरियाणा है में तो पूरे है ही, हरियाणा में है। लेकिन यमुनानगर में सबसे ज़्यादा। नारायणगढ़, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वहाँ पर आप हालात देख लीजिए। जिनको सिक्योरिटी दे भी दी गई, उसके बाद गोलियां चल रही हैं उनके ऊपर, उनके संस्थानों के ऊपर। अंबाला के अंदर सब जगह दिन दिहाड़े। देखिए, अपराध अगर पहले था, अपराधी डरता था, छुपता था, अपराध करके भागता किससे था। डरता था? पुलिस से, ठीक है ना। पहले कब की बात कर रहे हैं? कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और कांग्रेस उससे पहले भी आप देखिए कि ये हालात जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब से हरियाणा बना है, ऐसे हालात हरियाणा के कभी भी नहीं हुए कि अपराधी अपराध करके जिम्मेदारी लेता है, वीडियो बना के डालता है कि मैंने किया। ये आप बताइए, हरियाणा बना 1966 में, ऐसा कब हुआ था? सरकार कोई भी रही हो, ये इस सरकार के समय ऐसा हो। नहीं, अब तो वो ऑपरेशन ट्रैकडाउन चला रखा है, पकड़ रहे हैं सबको, पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। उससे आपको लग रहा है कि कुछ बेटर हुई ये चीज़ें? देखिए, वो तो रिफ्लेक्ट अभी होएगा, अभी तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। ठीक है, ये अभी कुछ धरपकड़ हो रही है, तो इसका रिजल्ट तो अभी दिखाई देगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचे क्यों हम, और इसके कितने बड़े नुकसान है प्रदेश को। जो प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता था, हमारा हरियाणा, उसकी छवि धूमिल हुई है। छवि बनाने में आप जानते हैं बहुत समय लगता है, और उसको धूमिल किया गया है इस सरकार के द्वारा, इस भाजपा सरकार के द्वारा। ये बहुत बड़ा नुकसान है। इंडस्ट्री नहीं आ रही है आपके हरियाणा में, हमारे हरियाणा में इंडस्ट्री नहीं आ रही इस कारण से, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी पूंजी सुरक्षित नहीं है, कमाएंगे तो बाद में। और इसके कारण से आप देखते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं, 5 साल के लिए एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, पिछली भी फेल हुई, और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 तक है, नई पॉलिसी आने वाली है। इसकी भी जो था कि इतना रोज़गार सृजन होगा और इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी, ये भी फेल हुई। सब फेल लगा। और अब सिर्फ गैंगस्टर्स की ही बात ना करें तो आतंकवादी भी आप देखिए किस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी और तमाम पाकिस्तानी कनेक्शन, तमाम आतंकी वहाँ पर किस तरीके से देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। तो हरियाणा को क्या सेफ प्लेस समझ रहे हैं आतंकवादी भी? देखिए, दुख की बात है कि हम तो हर तरह से कि आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए, हमारा देश आगे बढ़े, भारत देश खूब तरक्की करे, और इस तरह की घटनाएं हम सब के लिए जो है बहुत पीड़ादायक हैं। और जैसे आपने बताया कि हरियाणा से कनेक्शन मिला, वो इससे भी हो सकता है कि वो दिल्ली के नज़दीक था, मैं नहीं कह सकता क्या कारण रहे होंगे, क्योंकि कनेक्शंस तो कहीं कहीं मिले। नहीं, बट इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं इसे? देखिए, तो है ही है, वो तो है ही है। और अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि और बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो बात ये है कि ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए, है ना। और इसके लिए हम सब देश के नागरिकों को भी और ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि जागरूक रहना चाहिए। नए कांग्रेस पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष मिले, 1 साल का लगभग इंतज़ार करना पड़ा, सीएलपी फाइनली फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को आलाकमान ने चुन लिया। लग रहा है तो कुछ ताकत मिली है पार्टी को इन दो बिल्कुल। डिसीजंस के बाद? देखिए, 11 सालों से हमारे यहाँ
संगठन नहीं था। संगठन नहीं था। अब बनना शुरू हुआ है, पूरा तो अभी भी नहीं बना है। मैंने तो बार बार मांग भी उठाई थी, हर मंच पर मैं ये बात रखता था कि संगठन बने, ठीक है, आवश्यक भी है। और आज भी पूरा नहीं बना है। जिला अध्यक्ष बने हैं, अभी जिले की बॉडी नहीं बनी है, ब्लॉक की बॉडी नहीं बनी है, स्टेट की बॉडी नहीं बनी है, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। पर उम्मीद है कि जल्दी पूरा होगा और उससे इसमें कोई दो राय नहीं कि एक नई ऊर्जा का संचार होगा। मिली है नई ऊर्जा। मैं बोल रहा ना कि अभी तो पूरा हुआ नहीं, पूरा होएगा, आपको दिखाई देगा। तो गुटबाजी, जो क्योंकि अक्सर कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी को लेकर हर जगह बात होती है, और ये भी बात होती है कि गुटबाजी की वजह से ही आप लोग चुनाव हारे, आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, क्या भाजपा में गुटबाजी नहीं है? ठीक है, वो सत्ता में है, चीज़ें दब जाती हैं। और आप देखिए, अगर मैं कहूँ, वो भाजपा के नेता आप लोगों की तरह एकदम खुले आम आकर ऐसे करते भी नहीं है। आप अनिल विज साहब को देखिए, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने। लेकिन अब भी वही है कि अगर वो नहीं, मीडिया में अगर उतना चलेगा ही नहीं, जब भी अनिल विज साहब ने बोला, जो भी बोला हमने वो चलाया भी, और जब भाजपा के नेता बैठते तो उनसे सवाल इस बात को लेकर करते भी हैं। फर्क क्या है कि अगर आप चुनाव के अंदर भी देखें, जब कैंपेन चलता था तो भाजपा के बड़े बड़े नेता कांग्रेस की बात करते थे, ठीक है, कि नहीं नहीं देखिए, कांग्रेस के नेता को ऐसा कह दिया, कांग्रेस के नेता को ऐसा कह दिया। क्यों? क्या आप उनके पास अपनी पार्टी का और अपनी इतने साल से सरकार होने का उनके पास कुछ बताने का नहीं था क्या? वो जानबूझ के उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करना चाह रहे थे, जिससे कि उनको राजनीतिक लाभ तो मिल मतलब सके। राजनीतिक समझ ज्यादा बीजेपी वालों को है कि भाई कैसे हमें जीतना है, दुरुपयोग किया जाता है, मैं तो ये कहूँगा। ओके। तो आपको लगता है कि जिस पर्टिकुलर चीज़ का आपने जिक्र किया, बिना नाम लिए, मैं उसका नाम ले ही लेती हूँ, कुमारी शैलजा और वो जो इंसिडेंट एक मंच पे हुआ एक रैली के, नहीं, मंच पे नहीं था, बाहर भी था, बाहर भी था, और एक मंच पे भी जिस तरीके से एक बवाल हुआ, एक महिला थी वहाँ पर, और जिस तरह से बिहेव उसके साथ किया गया, उसको लेकर एक पूरा परसेप्शन उसमें शैलजा जी इन्वॉल्व नहीं थे। उसमें शैलजा जी नहीं थी, बट दो बेसिकली इंसिडेंट्स थे जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो शैलजा जी के साथ अगर हुड्डा जी बैठ जाते, एक साथ मिलके उनकी कोई तस्वीर आती या वीडियो आती, दोनों एक मंच पे एक साथ खड़े होके एक दूसरे से हंस के ही कम से कम बात कर लेते, तो शायद लोगों के माइंड में वो परसेप्शन तो जो बीजेपी ने क्रिएट किया था वो टूटता। अब देखिए, वो बीजेपी ने इतना ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया कि आपको भी नहीं पता कि जब राहुल जी आए थे तो दोनों ने हाथ उठाए थे, वो सब हाथ उठे थे ना, दिल नहीं मिले थे। और जितनी भी बैठकें हाथ उठे थे, दिल तो नहीं मिले थे। प्रदेश के अंदर जितनी भी बैठकें हुई उसमें सभी नेता साथ थे। और आज भी जब भी कोई पार्टी की बैठक होती है उस स्तर की, जिसपे हमारे नेतागण होते हैं, वो सभी वहीं पे होते हैं। सब है तो कांग्रेस के अंदर ना, तो कांग्रेस के ही, लेकिन इतनी राहें अलग क्यों हैं? भाजपा के अंदर जब नायब सिंह जी का नाम आया कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, तब क्या क्या हुआ था वहाँ पे? तब जो भी कुछ हुआ था वो सब चलाया हमने। नहीं चलाया ना, उस गंभीरता से और उतनी बार जितना आप कांग्रेस का चलाते हैं उतना भाजपा का नहीं चलाते हैं। वरुण जी, आप इस तरीके से आरती राव जी ने कहा कि देखिए कि हाँ, हमारे कारण सरकार बनी है। इन्होंने क्या कहा, वो सब हमने चलाया। आरती राव जी ने कहा सरकार भाजपा की हमारे कारण बनी, मेरे कारण बनी, मेरे पिताजी के कारण बनी। कितना चला वो मामला, हर जगह पे हमने तो चलाया। आप थोड़ा हरियाणा न्यूज़ ज़्यादा देखिए तो आपको पता चलेगा कि खबर असल में चलती कैसे है और किस तरीके से उस खबरों को उठाया जाता है। देखिए, मीडिया मैनेजमेंट जितनी अच्छी भाजपा की है, मैं आपके सामने एडमिट करता हूँ, वो हमारी नहीं है। नेता मैनेजमेंट भी तो अच्छी नहीं है ना। आप देखिए, राहुल गांधी आते हैं, सबको क्लियरली बोलते हैं कि भाई गुटबाजी नहीं चलेगी, गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, सब एक साथ मिलके काम करें। बावजूद इसके नेता मिलके काम नहीं करते हैं। प्रोफेसर संपत सिंह छोड़ के गए, कुमारी शैलजा कह रही हैं भाई मेरा साथ देने का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा, खुले मन से कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं। हाँ, देखिए, ये उनके अपने विचार होंगे। फिर आप कह रहे हैं कि मीडिया वाले, अब हर चीज में मीडिया को कोसना भी तो सही नहीं है ना। इसमें तो मैं यही कह सकता हूँ कि वी लैक डिसिप्लिन आल्सो, है ना, कि हमारे संगठन में डिसिप्लिन की भी कमी है। डिसिप्लिन की कमी, हाँ, मैं एडमिट करता हूँ। एक कमेटी भी बना ली अब डिसिप्लिन को लेके, जो नेताओं की तमाम बयानबाजी पे ध्यान रखेगी कांग्रेस पार्टी ने, और ये कह दिया कि भाई किसको उसकी आवश्यकता पड़ी इसीलिए बनाई गई, है ना। बहुत देर नहीं हो गई।
देखिए, देर तो मैं कह रहा हूँ कि संगठन ही 11 साल बाद बन रहा है, बन रहा है। अभी मैंने कहा कि पूरा नहीं बना है, 11 साल बाद बन रहा है। इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। अब अभी भी एक जंग छिड़ी हुई है। अब आप माने नहीं माने, अब कह दें कि मैंने क्रिएट कर दिया है या कुछ और हो गया, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। बट मैं आपसे उस बारे में बात करना चाहती हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, बीरेंद्र सिंह, ये 4 अलग अलग डायरेक्शंस हैं या एक हैं आपको लगता है? एक इसलिए है कि वो कांग्रेस पार्टी में है ना, कि एक पार्टी एक है। हाँ, नेता कि एक भी व्यक्ति जिनका नेताओं का आपने नाम लिया, उनमें से एक भी नेता कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की डिसिप्लिन में भी नहीं है। हर मंच से कहते हैं ना, बार बार कहते हैं, बार बार सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया, जो दीपेंद्र हुड्डा लगातार कहते हैं। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि ये बोलने से काम नहीं चलेगा, सरकार क्यों नहीं आई ये बताना पड़ेगा। देखिए, दोनों बातें हैं। वोट परसेंटेज बढ़ा तो क्या ये छोटी बात है? आती हुई सरकार नहीं आई, क्या ये छोटी बात है? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि वोट परसेंटेज बढ़ा। ठीक है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और जो ये बात आ रही है कि सरकार नहीं बनी, उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। महत्व दोनों बातों का है। ऐसा नहीं है कि एक बात का कोई महत्व नहीं है और दूसरी बात का ही महत्व है। हम जब लोकसभा में भी देखते हैं, कांग्रेस पार्टी के 5 सांसद हैं, है ना, 4 एक साथ दिखते हैं। कुमारी शैलजा ज़्यादातर आप लोगों के साथ नहीं होती हैं, मतलब मोस्टली साथ में नहीं होती हैं। उसकी कोई खास वजह? देखिए, उनके पास दूसरे राज्यों का भी प्रभार है। हम लोग अपने अपने अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो अपनी लोकसभा तक सीमित हूं। और दीपेंद्र जी पूरे हरियाणा में दौरे करते रहते हैं। शैलजा जी के पास प्रभार है, वो जनरल सेक्रेटरी हैं। उनकी व्यस्तताएं जो हैं वो ज़्यादा रहती हैं। लेकिन जब भी कोई मामला हरियाणा का हो तो आपको ये नहीं दिखेगा कि कोई किसी का समर्थन नहीं करेगा। मतलब 5 आप लोग एक हैं? जी हाँ, जी हाँ, दिल मिले हुए हैं। हरियाणा के लिए हम सब एक हैं। दिल मिले हुए हैं, हरियाणा के लिए हम सब एक हैं। और जब भी हरियाणा के मुद्दों पे शैलजा जी कहेंगे कि हाँ जी यहाँ खड़े होना है, हम आपको वहाँ खड़े मिलेंगे। अच्छा, शैलजा जी के साथ आप लोग भी दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे, क्यों नहीं। जब हरियाणा के हितों की जब बात आती है, हम सब इकट्ठे हैं। तो अब हरियाणा में सबसे मजबूत आपको कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता लगता है, जिसके दम पर आपको लगता है कि तमाम जिम्मेदारी अगर सौंप दी जाए तो जो सरकार आ ही नहीं रही है वो कम से कम एक बार तो ले आएंगे वो? देखिए, हमने अभी तक संगठन की बात करी, तो अगर किसी एक व्यक्ति के ही बस का होता तो संगठन की आवश्यकता क्या थी, पार्टी की आवश्यकता क्या थी? पार्टी किस लिए है, संगठन किस लिए है? कि सब मिलजुल कर प्रयास करते हैं। कोई थोड़ा ज्यादा करता है, कोई थोड़ा कम करता है, लेकिन मिलजुल के। मिलजुल ही तो नहीं पा रहे ना आप लोग, इसीलिए तो सारी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए तो आप देखिए ना कि उसके लिए कभी प्रयास हो कैप्टन रहे हैं। अजय यादव नाराज हो जाते हैं, कभी बीरेंद्र सिंह नाराज हो जाते हैं, उनकी सद्भाव यात्रा को लेकर इतना परिवार के बवाल। अंदर भी नाराजगियां चलती रहती हैं, बस वो मीडिया में नहीं आती। हमारी वाली मीडिया में आ जाती है ना। लेकिन अगर इतनी नाराजगी, उनकी वाली अगेन आई विल से कि डिसिप्लिन, जैसे कि आपने कहा, और बीजेपी में भी भले ही जो भी होता है वो हम तमाम चीज़ें दिखाते हैं, पर ज़्यादातर चीज़ें ऐसे ओपनली नहीं होती हैं। तो आप वैद साहब को छोड़ दें, अगर बहुत मुखर होकर बोलते हैं, अदरवाइज मेजरली कुछ बहुत ज़्यादा सामने पर्दे के नहीं होता है, पर्दे के पीछे सब कुछ होता है। हाँ देखिए, हाँ ये आपने एडमिट किया ना कि वहाँ पर क्या है कि उनकी, मैं समझता हूँ कि संगठन के अंदर मैनेजमेंट बेहतर है हमारे से। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं अनुशासन समिति को बनाने की भी आवश्यकता महसूस हुई और उसको बनाया गया। तो भी लगता है कि राव नरेंद्र जी भी बढ़िया सख्त एक्शन ले रहे हैं, जो भी कुछ ऐसे नेता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं या फिर ऐसे कि पार्टी को नुकसान हो, कम से कम उन लोगों को लोकतंत्र सीधा है, कर पाए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन हाँ, कि कोई ऐसी बात जिससे पार्टी के हितों का नुकसान होता है, ऐसी बात मंच से नहीं करनी चाहिए। तो तमाम नेता बचेंगे अब, क्योंकि मैंने भी राव नरेंद्र जी से भी बात की 10-15 दिन पहले, उनका पूरा इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि अब आपको कम से कम कांग्रेस पार्टी में डिसिप्लिन की कमी नहीं दिखेगी। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हो गए जिसमें कभी कोई नेता नाराज़ हो गया, राव नरेंद्र जी बैठे हैं, बहस कर रहे हैं, तू तड़ाक कर रहे हैं, कार्यक्रम बंद करा दूंगा, तमाम तरह की ये तो अभी पंचकुला की बात है जो आप कह रहे हैं।
हमारे एक साथी हैं भाई दलबीर जी, वो पूर्व एमसी हैं पंचकुला के। क्या हुआ कि जब मैंने संबोधित किया था तो मैंने तो उनका नाम ले दिया था, और कई बार होता भी है कि नाम भूल जाते हैं या नहीं, मिस हो जाता मिस है। हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने तो बात रखी थी, उनका नाम भी लिया था, मजबूत हमारे साथी हैं। लेकिन जब हमारे प्रधान जी राव साहब बोले तो उस समय शायद वो नाम नहीं ले पाए, और सबका लेना Possible संभव भी भी नहीं था, और उसके बाद शायद उनके पास जो लिस्ट थी उसमें शायद उनका नाम भी नहीं था, क्योंकि वो पूरी लिस्ट जल्दबाजी में किसने बनाई मेरी जानकारी में नहीं है। तो उनको बुरा लग गया, और होता है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है पार्टी के लिए वो कई बार ऐसा महसूस करता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए वो कांग्रेसी थे, आज भी कांग्रेसी हैं, और उस बैठक में मौजूद रहे जब तक वो बैठक पूरी नहीं होगी। वो वहीं बैठ के उन्होंने सारी बात सुनी। ठीक है, किसी को बुरा लग गया तो उसमें इतनी इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि भाई उसको इतना हाईलाइट किया जाए कि जी गुटबाजी, उसमें गुटबाजी की तो कोई बात ही नहीं थी। और सभी जो नेता हैं वो मंच पर इकट्ठे बैठे थे। मतलब सिर्फ पंचकुला के ही एक इंसिडेंट की बात नहीं कर पर रही इस हूँ तरह मैं, की आप बातें हिसार होती में हैं। देखिए, देखिए, अब चरखी दादरी में जो देखिए। मेरे को जानकारी थी, क्योंकि वो मेरे सामने घटना घटित हुई, तो मैंने आपको उसके बारे में उसकी व्याख्या करी कि वहाँ क्या हुआ था। अब जहाँ मैं नहीं था उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, वहाँ पर तो वहाँ के नेता आपको बेहतर जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि एक तरफी बात सुन के हम उस पर फैसला नहीं ले सकते। हरियाणा के लिए अक्सर ये कहा जाता है, और कांग्रेस के लिए खास तौर पर ये कहा जाता है कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस तो 1885 में बनी, ठीक है, और हरियाणा में ये कहा 1885 जाता है से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज कांग्रेस, ये सुना है आपने? चलो, हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस 1966 से है, जब से हरियाणा बना है ना तब से है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, नेता विपक्ष अब दूसरी बार बने हैं, और जो विधायक थे, आज 37 विधायक कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में हैं, उनका समर्थन उन्हें प्राप्त है, और एमपी भी वो कई बार रहे हैं। तो उनका एक वर्चस्व है, जनता के साथ जुड़ के रहते हैं, जनता उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन एक पहचान हर नेता की होती है, तो उनकी भी एक बहुत बड़ी पहचान है। तो मतलब सबसे प्रबल दावेदार, या अगर उनके कंधे पे पूरा दारोमदार सौंप दिया जाए, हालांकि पिछले चुनाव में भी सौंप दिया गया और सरकार नहीं आ पाई। देखिए, अगर मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि संगठन फिर किस लिए, तो संगठन तो सब बनना ही मिलजुल नहीं के ही ना, सब मिलजुल के ही काम करते हैं। ठीक है, कोई फ्रंट में रहता है, कोई पीछे रहता है, कोई बहुत पीछे रहता है, तो सब काम करते हैं मिलके। तो कांग्रेस के तमाम नेताओं को आप ये सलाह तो देंगे कि कम से कम एक साथ। देखिए, मैं सलाह देने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं तो बहुत जूनियर आदमी हूँ। लेकिन हाँ, दुख होता है जब इस तरह की घटनाएं कहीं पे होती हैं जो पार्टी के हित में ना हो, तो दुख होता है। तो बीजेपी से, जैसे कि आपने कहा डिसिप्लिन ज़्यादा है, तो बीजेपी से अगर कुछ सीखना हो, क्योंकि कहते हैं कुछ अच्छा कहीं से मिले तो सीख लेना चाहिए, उसमें किसी बात का गुरेज नहीं करना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी को क्या सीखना चाहिए बीजेपी से? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि किसको क्या सीखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जो बदलाव महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव आप समाज में देखना चाहते हैं वो पहले अपने अंदर लाइए। तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि भी आप मुझे नहीं देखेंगे कि मैं किसी के बारे में अपशब्द कहूँ। तो मतलब गुटबाजी का हिस्सा भी आप नहीं रहेंगे? नहीं, देखिए, मैं एक लिमिट से आगे किसी के बारे में नहीं बोलता। तो आपके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उतने ही प्रिय हैं जितने कुमारी शैलजा हैं, उतनी ही आदरणीय हैं? दोनों कांग्रेस के नेता हैं, दोनों हमारे आदरणीय हैं। तो अम्बाला की सांसद भी रही है कुमारी शैलजा, तो एक अलग कनेक्ट भी होगा। तो जब अम्बाला को लेके कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुमारी शैलजा जी से चर्चा करते हैं कि क्या होना चाहिए, या एक विजन क्या बेहतर होना चाहिए, अम्बाला के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, या कुछ एक विजन की जब बात आए या कुछ एक कभी इम्प्लीमेंटेशन की बात आए, तो कभी चर्चा होती है कुमारी शैलजा से? क्योंकि आज सरकार नहीं है, विपक्ष में हम हैं, और विपक्ष की चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, चाहे प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं, हम सबका एक ही विचार है ना। सभी उन्हीं बातों को उठा रहे हैं, चाहे वो आज जिनसे हरियाणा जूझ रहा है, चाहे वो कानून व्यवस्था है,
चाहे वो बेरोज़गारी है, चाहे वो बढ़ता हुआ नशा है जो गांव-गांव में और वार्ड में घुस गया, जो पहले नहीं था। मैंने बताया आपको, सड़कों की स्थिति मैंने आपको बताई, किसानों की स्थिति बताई। तो ये सब हमारे सबके साझे मुद्दे हैं, क्योंकि हम सब लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में रहते हैं, तो पता चलता रहता है क्या बात है, क्या बात है। और जब आप सबसे चर्चा करते हैं तो बातें निकल के आती हैं। शैलजा जी से भी चर्चा होती है आपकी। जी हाँ, जी हाँ। एक मामला है चंडीगढ़ नारायणगढ़ यमुनानगर रेल लाइन का, जिसको लेके कुमारी शैलजा जब सांसद थी तो लड्डू उन्होंने बांट दिए कि भाई ये काम होने वाला है। फिर रतन लाल कटारिया एमपी बने तो उन्होंने भी लड्डू बांट दिए, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं। अब अम्बाला से ही हूँ मैं, और अम्बाला के लोग पूछ रहे हैं कि वरुण चौधरी जी कब लड्डू बांटेंगे, काम हो या नहीं हो, लड्डू तो सबने बांट दिए। तो क्या वरुण चौधरी इसको लेके लड्डू बांटेंगे या वाकई ये काम देखिए, करवाएंगे? मैं तो चाहूँगा कि काम हो, है ना। और उसके लिए मैंने पिछली बार लोकसभा में भी बात उठाई थी, और जवाब ये मिलता है कि उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करवाई गई थी, जो मुझे लिखित में जवाब मिला। फिर फिजिबिलिटी स्टडी करवाई गई थी, ये जवाब मिला। ठीक है, तो फिर मैंने जो एक कॉरपोरेशन बनाया हुआ है, हरियाणा ने भी इसको लेके, रेलवेज को लेके तो उनसे, अधिकारियों से मैंने बात करी, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, स्टडी तो करवाई गई थी, लेकिन उसके बाद उसके आगे कुछ तो नहीं। ये कभी अप्रूव हुआ था या फिर नहीं? नहीं हुआ, कभी अप्रूव नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, स्टडीज़ ही कराई गई। और मैंने फिर पिछली बार की ये बात है, और फिर पिछली बार मैंने फिर लोकसभा में बात उठाई थी, तो उसका मेरे को लिखित में ये जवाब मिलता है कि नहीं, बहुत अलग अलग कारण होते हैं जिनसे हम ये बनाते हैं। तो मेरा मन है कि मैं हरियाणा के जो हम सभी कांग्रेस के सांसद हैं, सभी के हस्ताक्षर करवा के रेल मंत्री जी को भी दूंगा, और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को भी कहूँगा कि वो भी रिकमेंड करें, जिससे कि ये रेल लाइन हमारी जल्द से जल्द। सबको लगता है कि सुना जाएगा? देखिए, विपक्ष का काम है जनता की आवाज़ को उठाना, काम करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो आप अपना पूरा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, आवाज़ उठाएंगे? देखिए, जनता की मांग है, इसमें दबाव की बात नहीं। मैं तो हाथ जोड़ने को तैयार हूँ कि बनाइए, लेकिन बन नहीं रहा है ना। लड्डू सबने बांट दिए, मैंने नहीं बांटे। देखिए, मेरे को तो पता है क्योंकि हालात क्या है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 2 बार इस मुद्दे को ऑलरेडी उठा चुका हूँ। तो एक एचएमटी को रिवाइव करने के लिए भी प्लान था, उसमें भी हालांकि अभी तक कोई पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल नहीं रहा है। रोजगार एक समस्या है अम्बाला के लिए भी, बहुत बड़ी समस्या है। और एचएमटी, देखिए, एचएमटी पिंजौर एक समय में पूरे देश का सबसे ज़्यादा इनकम जनरेटिंग इंस्टीट्यूशन था अमंगस्ट ऑल एचएमटीज। ठीक है, एक बहुत बड़ी बात थी और हम सब के लिए एक मान की बात थी। लेकिन आज वो बहुत बुरी स्थिति में है। ट्रैक्टर डिवीज़न बंद हो चुका है, सिर्फ मशीन डिवीज़न का कुछ हिस्सा चलता है, और उसके अंदर भी जो कर्मचारी हैं उनको 2-2 साल तनख्वाह नहीं मिलती। और आप सोचिए, किसी की तनख्वाह 2 दिन लेट हो जाती है तो बहुत शोर मच जाता है, और उनको 2-2 साल तनख्वाह नहीं मिलती और उसके बाद भी वो काम करते हैं। सैल्यूट है उनको। तो मेरी कर्मचारियों से भी मेरी मिलना हुआ, जो वहाँ अधिकारी हैं उनसे भी मेरा मिलना हुआ, और मंत्री जी को भी मैंने लिखा था। हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है कि इसका रिवाइवल कराया जाए। तो जवाब ये दिया गया कि जी पहले भी प्रयास हुआ था, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो लेकिन फिर जब मैंने फिर से कर्मचारियों से बात करी, अधिकारियों से बात करी, तो पता चला कि जो जितना उन्होंने पैकेज की मांग की थी वो उस स्तर पे दिया ही नहीं गया, तो जिसके कारण उसका रिवाइवल नहीं हो पाया। जबकि उनका कहना ये है कर्मचारियों का कि स्कोप आज भी बहुत है, और उनको ज़्यादातर जो वो सामान बना रहे हैं वो डिफेंस सेक्टर को चाहिए, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर को ही देना है। तो वो तो बड़ा आसान है कि गवर्नमेंट सेक्टर को ही लेना है, गवर्नमेंट सेक्टर का ही हमारा एचएमटी है, तो क्यों नहीं हम रिवाइव कर रहे। ठीक है, बहुत पैसे चाहिए, तो कोई ना कोई रास्ता अपनाना चाहिए सरकार को। तो इस दिशा में भी आपको लग रहा है कि कदम तो आप उठा रहे हैं, और भी बार बार उठाएंगे जी, जब तक सफलता प्राप्त ना हो। अब बहादुरगढ़ में आप देखिए, रोहतक में आप देखिए, तो बहुत ऐसे इंसिडेंट हुए जिनमें 2 युवा प्लेयर्स की जान चली गई बास्केटबॉल कोर्ट में। और
बहुत बड़े सवाल खड़े हुए। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इसको लेके मैंने पैसे दिए थे, पर ये पैसे लगे नहीं, जिसकी वजह से वो जो जर्जर पोल था बच्चे के ऊपर गिरा, और वो मौत नहीं, हादसा नहीं, एक हत्या कहा जा रहा है हालांकि उसको। देखिए वो बहुत दुखद था क्योंकि प्रदेश के वो भविष्य थे, लाखन माजरा गांव से, और मेरा भी वहाँ जाना हुआ था और ऐसी स्थिति बहादुरगढ़ में भी हुई। तो एक नेशनल लेवल का प्लेयर है ना, और इस तरह से उसकी जान चली जाए तो बहुत बड़ा प्रदेश को भी और देश को भी नुकसान है। और जहाँ तक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, देखिए बहुत दुख की बात है कि एक नया स्टेडियम पिछले 11 सालों में नहीं बनाया गया, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, एक बात। दूसरा, जो बने हुए हैं उनके रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं है। इवन यहाँ स्पोर्ट्स पर भी डिपार्टमेंट ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारे अंडर आता ही नहीं है, ये तो जो गाँव का था। जो आते हैं, आप उनकी स्थिति देख लीजिए। अम्बाला के अंदर स्पोर्ट्स स्टेडियम है, उसकी हालात आप जाके देख लीजिए। नारायणगढ़ के अंदर एक खेल स्टेडियम है, उसका बुरा हाल है। कहीं पर भी आप जाइए, कोई ध्यान ही नहीं है। वहाँ पर आप जाके देखेंगे वॉशरूम्स वर्किंग में नहीं है, बड़ा बड़ा घास खड़ा है। 400 से ज़्यादा खेल स्टेडियम जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तब बनी, और आज उनका रख रखाव तक नहीं किया मंत्री जी जाता। कह रहे हैं कांग्रेस ने इतने सारे बना दिए, इतने सारे बना दिए कि भाई कैसे अब मेंटेन करें, एक बड़ा चैलेंज है। जब तक कांग्रेस की सरकार थी बनाए भी और उनको मेंटेन भी किया। पूर्व फौजियों को वहाँ पर लगाया गया जिससे कि वो बच्चों को, युवाओं को ट्रेनिंग देते थे, उनकी भर्ती होती थी, फौज में भी जाते थे, पुलिस में भी जाते थे। और आज तो दुख की बात है ना कि बजट तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और आपसे नया तो क्या बनाना था, आपसे मेंटेन भी नहीं होते। इतनी खराब स्थिति। और जो प्रदेश हरियाणा का पूरे देश में सबसे ज़्यादा मेडल लेके आता है, उसकी हालात ऐसे होगी। और ये आपने देखा भी होगा, हमारे आदरणीय सांसद दीपेंद्र जी ने ये बात भी रखी थी कि अब कॉमनवेल्थ गुजरात में होएगा, और जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स का बजट था उसमें भी हरियाणा को बहुत कम बजट मिला, गुजरात को ज़्यादा मिला, और अब कॉमनवेल्थ भी गुजरात में होंगे, हरियाणा में कुछ नहीं होगा। तो ऐसा तो ना करें। ठीक है, गुजरात में भी कुछ करो, हरियाणा में भी तो कुछ करो। जहाँ से इतने मेडल आते हैं उसको इस तरह से इसका प्रदेश का तिरस्कार तो नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे प्रदेश में आप अपनी टीम्स को भेज के देख लीजिए क्या हालात हैं, आपको पता चल जाएगा। अभी सांसद खेल कराए गए, हमें पता ही नहीं, मेरे पास फ़ोन आए कि जी हमने पंजीकरण कराना है, तो मुझे तो जानकारी नहीं है। और तो ये सांसद खेल नहीं थे, ये भाजपा सांसद खेल थे। ऐसा क्यों? तो आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब वो अखबारों में ही पढ़ते हैं कि जी सांसदों के साथ बैठक लेंगे, तो उसमें हमें तो कभी नहीं बुलाते। जैसे कि हम सांसद ही नहीं है, विपक्ष के सांसद को सांसद नहीं मानते। कई विधायक तो इतने फैन हैं नायब सिंह सैनी जी के, आपके इतने विधायक तो नायब सिंह सैनी जी के इतने बड़े फैन हैं, तारीफें करते थकते नहीं है। नहीं, देखिए अगर कोई अच्छा काम होगा तो तारीफ की जानी चाहिए, इसमें क्या बात है। अगर अच्छा काम नहीं हो बुलाते नहीं है सैनी साहब, सच्चाई आप पूछ लीजिएगा। तो सैनी साहब का काम आपको कैसा देख भी लीजिएगा। तो सैनी साहब का काम आपको कैसा लग रहा है? काम करेंगे तो लगेगा। काम कर ही नहीं रहे हैं। कहाँ दिखाई दे रहा है, बस वो हंस हंस के बातें करते हैं, लेकिन कुछ सड़क पे, ज़मीन पे तो कुछ ऐसा दिखाई दे नहीं रहा। मैंने बताया कि सड़कें हमारी टूटी पड़ी हैं, किसान हमारे सड़कों पर। अम्बाला का जिक्र किया आपने, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट अम्बाला में है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। बारिश के समय में तो इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, तमाम जो पुरानी कपड़ा मार्केट में दुकानें हैं जितनी भी, वो सब लोग हाथ पैर फूल जाते हैं कि भाई माल कैसे बचाएं, क्या करें। और पूरे शहर में ही, इनफैक्ट मेजरली हरियाणा में आप देखिए, गुरुग्राम में भी ये हालत है कि वाटर लॉगिंग तो हर जगह भरी पड़ी है, समस्या का समाधान हो नहीं रहा है। स्पेसिफिकली अगर अम्बाला के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करूँ, सो क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन आप देखते हैं? देखिए, चाहे वो अम्बाला सिटी है जो आपने बात करी, ऐसे ही हालात अम्बाला कैंट में भी है, यमुनानगर में भी है, पूरे तालाब बन जाते हैं हर जगह, बहुत बुरा हाल है। तो इसके लिए मैंने एक तो ये मांग रखी है कि जो हमारी नदियां हैं, चाहे वो टांगरी है, चाहे वो मारकंडा है, उनकी खुदाई नहीं हो रही। उनकी आज हालात ये हैं कि जो आसपास गांव बसे हुए हैं, जो आसपास इंडस्ट्री लगी हुई है,
उनका स्तर नीचे है और नदी का स्तर ऊपर है। कि जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है नदी की वो बची ही नहीं है। बार बार मैंने ये बात उठाई भी और जो सेक्रेटरी थे इरिगेशन डिपार्टमेंट के उनको चिट्ठी भी लिखी कि भाई जल्द से जल्द ये खुदाई की जाए जिससे कि जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो बने, जिससे कि कम से कम वो पानी उसके अंदर तो बहे। आज जैसे ही पानी आता है वो नदी से बाहर होके, जैसे मैंने बताया कि उनका स्तर नीचे है, नदी का स्तर इतना ऊपर हो गया तो वो पानी लेके जा ही नहीं सकते। वो सारा का सारा जो है शहरों में और गाँव में भर जाता है और जिसका नुकसान इतना है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते और जिसकी कोई भरपाई नहीं। अभी तक भी आप देखिए ना किसानों के भरपाई हुई है नुकसान की, कितने महीने हो चुके हैं, ना ही जो व्यवसायी हैं उनका कोई नुकसान की भरपाई हुई और जिन घरों गिर गए, कितनी जो कच्ची छतें थी वो गिर गई, किसी को भी अब तक कई महीने हो चुके हैं 1 रुपया भी किसी को मिला नहीं है। तो आप लोग इतने लेटर लिखते हैं, कोई लेटर का जवाब कभी आता है कि भाई काम की दिशा में आगे बढ़ने वाला जवाब हो? केंद्र सरकार का तो आ जाता है जी, हरियाणा सरकार का नहीं आता। वो ज़रूरत नहीं समझते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि भी लोकतंत्र में आप विपक्ष की भूमिका को कुछ मानते ही नहीं। मतलब मोदी जी चिट्ठी तो मतलब मोदी जी सीरियसली लेते हैं, मोदी जी की टीम थोड़ी सीरियसली लेती है कि भाई सांसद ने आवाज़ उठाई है तो केंद्र सरकार में चिट्ठी का जवाब आता है, पहले से आता है। मतलब कोई अच्छी बात है ना, कोई भी सरकार रही है केंद्र सरकार में चिट्ठी का जवाब आता है। लेकिन अच्छा, केंद्र सरकार में कोई भी सरकार रही है, मतलब कांग्रेस की थी, यूपीए की थी, तब भी आता था, आज भी एनडीए आता की है, आज भी आ रहा आज भी है। आता तो है। मतलब वो कम से कम चीज़ को मोदी जी आगे लेकर चल रहे हैं कि विपक्ष का सांसद भले ही क्यों ना हो, इसकी आवाज़ यहाँ पे नहीं दबनी चाहिए। कोई लेटर भेजा है तो जवाब देना चाहिए। एक्शन होता है? एक्शन तो मैंने आपको बताया ना, चाहे एचएमटी का है नहीं हो पाया, चाहे हमारी रेल लाइन का है नहीं हो पाया। अब गन्ना किसान भी बड़े परेशान हैं और पेमेंट काफ़ी ड्यू है उनकी जो उनको मिल नहीं रही, जिसकी वजह से बार बार आवाज़ भी उठाते हैं। तो लग रहा है वो उनका सोल्यूशन हो पाएगा? देखिए जैसे हमारे यहाँ नारायणगढ़ शुगर मिल है तो बहुत समय से किसान परेशान हैं। मैंने जब मैं विधायक था तो मैं विधानसभा में भी कई बार मैंने ये आवाज़ उठाई, लेकिन अभी तक भी पहले तो कई साल की पेमेंटें रुकी पड़ी थी। इतना बुरा हाल था, पोस्ट डेटेड चेक दे देते थे और उसी को मान लेते थे कि जी हमने पेमेंट कर दी, ये हालात थे। लेकिन अभी भी पेमेंट समय से नहीं होती। भाई किसान उम्मीद करता है कि हाँ भाई अब मैंने गन्ना भेज दिया मिल के पास तो उसको साथ के साथ पेमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन आज भी समस्याएं हैं जिसके प्रति मैं समझता हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मुख्यमंत्री जी ने, नायब सिंह जी ने तो ये कहा कि अगर ये ठीक से चले तो चले, नहीं तो हम एक और मिल नारायणगढ़ में बना देंगे। घोषणा तो करी है लेकिन अभी तक ज़मीन पर कोई काम नहीं हुआ है। तो मतलब खुश नहीं लग रहे हैं आप नायब सिंह सैनी से? बिल्कुल भी। देखिए मेरे खुश होने या ना होने से नहीं होता। आप हरियाणा वासियों से पता करें ना, जैसे मैंने बताया कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इतनी बुरी तरह से फेल कभी नहीं हुई। नया कोई इंडस्ट्रियल एरिया बना नहीं, जो बने हुए हैं उनमें हजारों प्लॉट आज भी खाली पड़े हैं। जो इंडस्ट्री है वो पलायन कर रही लोग तो है। कह रहे हैं भाई बहुत ही इजीली हम जा सकते हैं, मिल सकते हैं सीएम साहब से। रात भर घर के दरवाजे खुले हैं, सीएम हाउस में जाइए, जिसको भी सीएम साहब से मिलना है मिलिए, सबकी बात सुनते हैं, समझते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़े खुश होके सबसे मिलते हैं। तो ये भी तो एक परसेप्शन अगेन लोगों की पॉजिटिव रही। उन्हीं लोगों से आप ये भी पूछ लीजिएगा कि काम हुए कि नहीं। खाली बोलने से नहीं होगा। वो प्रदेश के मुखिया हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो एग्जीक्यूशन की तरफ भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि जो हर कोई कह रहा है, आप लोग भी बार बार कह रहे हैं कि भाई काम भले ही नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दे दी हो सीएम पद की, लेकिन काम कोई और कर रहा है पीछे से? इसमें तो कोई दोराय नहीं है। और जो बात आती है कि अफसरशाही हावी है, जैसे मैंने बताया कि चिट्ठियों का जवाब तक नहीं आता, ये क्या है? ये क्या है? ये तो ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल भी है कि कम से कम अगर किसी सांसद ने चिट्ठी लिखी है और जनहित के लिए लिखी है, किसी अपनी पर्सनल मामले के लिए नहीं लिखी, कम से कम उसका जवाब तो दे दो, इतना तो कर लो। वो भी नहीं है।
चलो हम तो ये सीएम साहब इतनी से मिलेंगे तो अफसरशाही, आपका भी सवाल जरूर पूछेंगे। बिल्कुल पूछिएगा। और ये भी पूछिएगा कि जब आप सांसदों की बैठक लेते हैं उसके अंदर विपक्ष के सांसदों को क्यों नहीं बुलाते, और कब बुलाया? एक बार भी नहीं। क्या हमें जनता ने नहीं बनाया? क्या हम इलेक्शन लड़के नहीं बने? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपने कभी कोशिश की है, क्योंकि सीएम हाउस तो सबके लिए खुला है, कि आप भी चले जाइए कभी वॉक इन और अपनी तमाम चीज़ें लेके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए और सीएम साहब से जाके सीधे सीधे बात कीजिए कि सर ये चीज़ें हैं, इस पे हम चाहते हैं कि आप काम कीजिए। देखिए, आगे जरूरत पड़ेगी वो भी करेंगे, और जैसे मैंने बताया भी पत्राचार तो हम करते ही हैं। पत्राचार के अलावा मुझे लगता है सीएम सबसे मिल रहे हैं, तो एक सांसद जाएंगे तो उनसे भी मिलेंगे। आप कोशिश कीजिएगा, कभी जाइएगा सीएम हाउस और ये तमाम चिट्ठी पे काम लिख के ले जाइएगा, और हो पाए तो आईपैड में लिख के ले जाइएगा, पेपरलेस आपको चीज़ें हैं। भी जरूर बता दिया जाएगा कि भाई देख लीजिए, भी हम आए हैं और जनहित के मुद्दों के लिए आए हैं, और आप इनको करवाइए, आप भी परस्यू करिएगा। ठीक है, आप बता दीजिएगा कब चलना है तो चलेंगे, देखेंगे सीएम साहब। अवश्य, देखिए जनहित के कामों के लिए मैं कहीं भी जाने के लिए क्योंकि तैयार सीएम हूं। साहब कहते हैं मैं सबकी सुनता हूँ, प्रदेश के लिए तो सब कुछ कर सकता हूँ तो मैं, जब मेरे पास कोई सांसदों आए को तो बुलाते सही। हैं तो भाई विपक्ष के सांसदों को आज तक क्यों नहीं बुलाया? वो रिकॉर्ड दिखा दें, कोई चिट्ठी दिखा दें कि हाँ, कि जब हमने सांसदों के साथ बैठक की थी हमने विपक्ष के सांसदों को भी बुलाया था। अब लगता है विपक्ष के सांसद की कोई पूछ है ही नहीं। हाँ, हरियाणा में तो नहीं है। नहीं है, कहाँ पर है? देखिए, मैंने तो यही बताया ना कि यहाँ जो है इन्होंने तो ये तक किया, हरियाणा सरकार ने एक चिट्ठी निकाली कि जो दिशा की बैठक है वो भी क्योंकि उसको चेयर जो है वो लोकसभा के सांसद करते हैं, कि वो अब अलग से नहीं होगी, जो डिस्ट्रिक्ट की ग्रीवेंसेस की कमेटी की मीटिंग होती है उसके साथ होगी, क्योंकि उसके अंदर जो है जो चेयरमैन होते हैं वो मिनिस्टर होते हैं स्टेट के। तो जबकि दिशा की गाइडलाइंस भारत सरकार ने बना रखी, तो उसको हरियाणा सरकार कैसे बदल रही है? तो मैंने भारत सरकार में चिट्ठी लिखी और उसका जवाब आया, और उस भारत सरकार ने हरियाणा सरकार को लिखा कि भाई ये नहीं होगा, ऐसा नहीं किया जा सकता, है ना? ये हालात हैं, ये अंडरमाइन करना चाहते हैं विपक्ष के सांसदों। लेकिन मोदी जी आपको मौका देना चाहते हैं कि नहीं करिए, अब कम से कम जो रूल है मोदी उसके जी हिसाब से तक तो करिए। ये बात नहीं पहुंची है। जैसे मैंने बताया कि शिवराज सिंह चौहान जी मंत्री हैं रूरल डेवलपमेंट के, जिनके अंदर दिशा आता है, तो उनको चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने उस पर काम कर लिया। तो आपने जिस तरह से कहा कि भाई अफसरशाही बहुत ज़्यादा हावी थी और तमाम तरीके की चीज़ें, जिसका नतीजा ये रहता है कि कभी भी विपक्ष के सांसदों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। तो आप किसी अफसर को फ़ोन करते हैं, डायरेक्ट कभी करते हैं किसी काम के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सुनते हैं अफसर? हाँ, बात होती है। कई आज तक ये है कि कितने ही अधिकारी तो फ़ोन नंबर भी फीड नहीं करते, जबकि ये भी भारत सरकार की गाइडलाइंस हरियाणा सरकार को गई हुई हैं, पर वो रह जाती हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे अधिकारी हैं हरियाणा में, चाहे मैं सीनियर मोस्ट अधिकारियों की बात करें, कि कितने अधिकारी हैं जिनके फ़ोन में 90 के 90 विधायकों के नंबर फीड हैं। अच्छा, 10 के 10 लोकसभा के एमपीज़ के नंबर फीड है ही नहीं। क्यों नहीं है? हम जनप्रतिनिधि हैं, नंबर फीड होने चाहिए, और ये गाइडलाइंस इशू हो रखी हैं। लेकिन अधिकारी सुन नहीं रहे। तो आप जब अफसर को फ़ोन करते हैं वो क्या बोलता है? हाँ जी, कौन? हाँ, कईयों को जानकारी नहीं होती, बता देते हैं, चलो उसमें हमारे को कोई शर्म नहीं है बताने में, लेकिन जब गाइडलाइंस इशू हो रखी हैं तो उसका पालन होना क्यों चाहिए। नहीं, क्यों नहीं? तो ऐसे कोई स्पेसिफिक अफसर हैं जिनके बारे में भी आप चिट्ठी लिख के नायब सिंह सैनी को बताएंगे कि भाई ये अफसर को कम से कम प्रोटोकॉल सिखाने का तो बता दीजिए? देखिए, कितने ही विधायकों ने भी शिकायतें कर ली विधानसभा के अंदर। आप देखिए, वो कह रहे हैं चूड़ी टाइट करनी अच्छे से आती है मुझे। किसकी करी है वो भी बता देना। आप तक 1 साल तो इस सरकार का हो गया, बता दें किस किस की टाइट करी है चूड़ी। नहीं करी आपको लगता है किसी की भी? अच्छा, राजनीति ना कहते हैं बड़ी टेढ़ी सी चीज़ है। और एमपी लैड्स की अभी आपने बात करी कि ये हालात हैं, जैसे आपने वो खेल स्टेडियम्स की बात करी कि कितना दुखद ये दुर्घटनाएं हुई, कि कई कई साल बीत जाने के बाद भी एमपी लैड का पैसा नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि हम विपक्ष के विधायक हैं। मेरे ही कितने काम ऐसे हैं जिनके 8-8 महीने से एस्टीमेट तक नहीं बनाए गए। अच्छा, एस्टिमेट भी नहीं एस्टीमेट ही नहीं बनाए। तो ये हालात है। तो जो पैसा होता है फिर क्या कर, मतलब क्या करते हैं उस पैसे का? कहीं लगता नहीं है, एज इट इज देखिए, लैप्स हो जाता है। सांसद जो है वो सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, लगाना तो सरकार ने है, ठीक है, और एमपी लैड्स लैप्स नहीं होता, ठीक है,
वो रहता है। लेकिन जब आप उस पर एक्शन ही नहीं लेंगे, अब मैंने तो अपनी तरफ से मान लो किसी काम के दे दिए 10 लाख 20 लाख रुपए, अब वो मेरी जान में तो मैंने वहां पे एलोकेट कर दिए, अब मैं दोबारा थोड़ी ना एलोकेट कर दूंगा, मेरी लिमिटेशन है। लेकिन उस पर सरकार काम नहीं कर रही। तो सरकार क्यों नहीं करे? कहीं पत्थर पे लिखा ना आ जाए वरुण चौधरी, हाँ, वो सांसद भी है। अम्बाला। जब मैं विधायक रहा हूँ, करोड़ों रुपए के काम मुलाना विधानसभा में हुए, उन पूरे 4.5 साल में एक भी पत्थर मेरे नाम का नहीं लगा। और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, हम 32 विधायक थे। आप उन 32 के 32 से पूछ सकते हैं। और ये हालात हैं भाजपा के कि इनके पूर्व विधायक भी पत्थर लगाते हैं। क्या बात है, इनके पूर्व विधायक भी लगाएंगे, लेकिन विपक्ष के विधायक भी नहीं लगा सकते। और आई वॉज नो एक्सेप्शन, मैं कोई अपवाद नहीं था। आप किसी भी विपक्ष के विधायक से पूछ सकते हैं कि आपके कितने पत्थर लगे, आपके माध्यम से जो काम हुए उनमें आपका पत्थर लगा कि नहीं लगा, आप पूछिए। तो अम्बाला में भी खूब पूर्व नेताओं के, पूर्व विधायकों के पत्थर में नाम लग रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, सरासर गलत है। ये तो आप लोकतंत्र को मान ही नहीं रहे, इसका मतलब आप लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखते। पर आप लोग रखते थे जब आप थे सरकार में। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए किस पूर्व विधायक का पत्थर लगा कांग्रेस की सरकार में, आप दिखाइए। राजनीति तभी तो कह रहे हैं बड़ी टेढ़ी चीज है। अब कोई कितना भी कोशिश कर ले कि भाई मैं काम करना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए ये तमाम चीज़ें करना चाहता हूँ, परेशानी को ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन वो राजनीति जब बीच में आ जाती है तो चाहे काम अटक जाए लेकिन फिर राजनीति जीतनी चाहिए, ये रहता है। देखिए, अपनी तरफ से प्रयास रहने चाहिए, ठीक है, कि मैं अपनी तरफ से 100% दूँ, वो आवश्यक है ना, कि अपनी तरफ से तो प्रयास करें। कुछ काम होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रयास तो करें। अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अब बहुत ही सरल तरीके से आपने पूरी ये बातचीत की है और क्लियर कट शब्दों में हालांकि तमाम चीज़ों को कहने की कोशिश की है। अगर एक आध चीज़ को छोड़ दें, कांग्रेस की गुटबाजी और तमाम उन चीज़ों को, व्हाट इज़ दैट वन एडवाइस जो, क्योंकि आप एक बड़े राजनीतिक घराने से भी आते हैं, आपके पिता बहुत अलग अलग पदों पर अलग अलग जिम्मेदारियां निभा चुके हैं पार्टी के लिए और अलग अलग दायित्वों को संभाला है। क्या ऐसी एडवाइस उन्होंने आपको दी राजनीति में आने से पहले जिसको आप फॉलो कर रहे हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये कि ज़मीन पर हो। और ज़मीन पर मतलब नॉट केवल फिजिकली नहीं, मेंटली है ना, कि जब ज़मीन पे रहेंगे, ज़मीन पकड़ के चलेंगे, जनता से जुड़ के चलेंगे, तो गिर भी जाएंगे ना तो चोट नहीं लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ी एडवाइस मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी श्री फूलचंद मुलाना जी ने मुझे दी। तो यही एडवाइस आपने आगे अपनी धर्मपत्नी को, जब विधानसभा का चुनाव वो लड़ी, तो वो आपने यही एडवाइस दी कि भाई ऐसे ही चलना है और ऐसे ही राजनीति करनी है? वो भी बिल्कुल साधारण है, और कभी आपसे मिलना होगा, आप देख लेंगे, शायद मेरे से बेहतर है। तो महिलाएं तो वैसे भी कहते हैं ना, ज़्यादा बहुत ही जल्दी तमाम चीज़ों को अडेप्ट कर लेती हैं और बहुत ही समझदारी से चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। सो एज अ विधायक जो आपकी धर्मपत्नी काम कर रही हैं, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? या कभी परेशानी में फंस जाती हैं तो आपके पास आती हैं कि भाई ऐसी ये चीज़ हो रही है, मैं इसमें क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, क्यों नहीं। जब कोई ऐसी बात आती है तो हम चर्चा करते रहते हैं। और जो भी, चाहे वो विधानसभा के अंदर इलाके की बात रखने की बात हो, विधानसभा की बात रखने की बात हो, और साथ ही पूरे प्रदेश की बात रखने की बात हो, उसको वो निभा रहे हैं। और जो विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको उठाने की बात हो, उसको भी वो उठा रहे हैं। तो चलते चलते आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या देखते हैं आप? क्योंकि अब बीजेपी वाले और कांग्रेस के भी एक आध नेता ये कहने लगे हैं कि भाई अब आप 2029 का चुनाव ले लीजिए या आप उसके बाद 2034 का चुनाव ले लीजिए, अब तो बीजेपी ही आने वाली है। कांग्रेस को तो तमाम लोग भूल चुके, क्योंकि कांग्रेस का कोई वर्चस्व बचा ही नहीं है। देखिए, ये वही बीजेपी है जिसकी हरियाणा में 2-2 सीटें आती थी और कई बार वो भी नहीं आती थी। ठीक है, सत्ता में है, ये तो जनता के हाथ में है ना। लेकिन ये इस तरह का जो दुरुपयोग है वो भी बंद होना चाहिए, और फैसला जनता करती है। अगर कोई ये कहे कि मैं कभी हारूंगा ही नहीं या मेरी सरकार कभी हटेगी नहीं, तो ये अच्छी बातें नहीं है। लोकतंत्र है, जनता फैसला करेगी ना। हम कौन है फैसला करने वाले? हम कोई नहीं है। तो ब्रजेंद्र सिंह की जब सद्भाव यात्रा अम्बाला पहुंचेगी तो आप शामिल होंगे उसमें?
देखिए, अभी तक तो ये बात आई है कि ये कोई आधिकारिक यात्रा कांग्रेस पार्टी की नहीं है, और मैं तो खुद एक यात्रा निकालना चाहता हूँ। ये जो मुद्दे हैं हमारे प्रदेश के, मेरे लोकसभा क्षेत्र के, अच्छा। चाहे वो जैसे अभी आपने बात रखी वाटर लॉगिंग की, है ना, सड़कों की हाँ, गंदगी आप देखिए हर जगह में मुख्यमंत्री ऐसा। जी से पहले मिलेंगे कि इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। नहीं करेंगे तो हम जनमत इकट्ठा करेंगे इसको लेके। अच्छा, तो आप खुद यात्रा कर रहे हैं, मतलब अभी एक सद्भाव यात्रा का बवाल ही खत्म नहीं हुआ मेरा है। कहना तो का मतलब ये है कि जनता की आवाज़ उठाने के लिए, जनता की बात उठाने के लिए, कि अगर अगर मेरे अकेले की नहीं सुनी जाएगी एक जनप्रतिनिधि के रूप में, तो सड़कों पे जनता आएगी। सो आपकी यात्रा बेसिकली अंबाला सेंट्रिक ही होगी। हाँ, मतलब मैं तो ये चाहता हूँ ना कि जो अंबाला के हमारे मुद्दे हैं। जो मुद्दे हैं उनका समाधान किया जाए। कोई गलत हो तो मेरे को उसकी सजा भी दी जाए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर जनता के मुद्दों की बात रख रहे हैं उन पर सुनवाई हो और उस पर काम हो। तो बृजेंद्र सिंह की यात्रा में शामिल होने का कोई विचार नहीं? नहीं, अभी तो नहीं है। नहीं है, लेकिन वीरेंद्र सिंह तो कह रहे हैं धीरे धीरे सब आएंगे। अच्छी बात है, जब समझ में आ जाएगा सबको तो सब आएंगे। और देखिए, अब कोई दूसरी पार्टी से आता है तो वो पार्टी के अंदर अपनी जगह बनाना चाहता है, तो इसमें गलत क्या है? बनाए, हमें क्या आपत्ति है? मैं तो शुरू से कांग्रेस में हूँ। तो वो भी तो कांग्रेस ही थे ना, कांग्रेस से नाराज होकर गए हाँ, थे, चले फिर गए आ थे, गए। तो इसीलिए तो फिर वो अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं ना, अपनी जगह ढूंढना चाह रहे हैं, तो ढूंढे, अच्छी बात है। अच्छा, वो सिर्फ एक मेहनत कर रहे अपनी हैं। जगह ढूंढने की ही यात्रा है आपको एक लगता है? प्रयास है, ठीक है ना, क्योंकि जब कोई दूसरी पार्टी से आता है तो वो अपनी जगह बनाना चाहता है, और बनानी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। तो राहुल गांधी को लेके बार बार नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की जो संज्ञा दे दी जाती है बीजेपी द्वारा, वो लगता है कि सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएटिंग का ही ये हिस्सा है अगेन? देखिए, भाजपा कभी इतना अपने नेताओं का नाम नहीं लेती जितना राहुल गांधी जी का लेती है। तो कुछ तो बात होगी, नहीं तो क्यों नाम लेते हैं? अगर उनमें काबिलियत नहीं है तो भाजपा को उनकी नाम की माला क्यों जपनी पड़ती है? ठीक है ना। तो मतलब राहुल गांधी सही काम कर रहे हैं और जी बहुत हाँ। अच्छे तरह से नेता विपक्ष की जिम्मेदारी जी निभा रहे हैं जी जी। पूरे नंबर। कह रहे राहुल गांधी हरियाणा भी आएंगे, बृजेंद्र सिंह की यात्रा में शायद शामिल हो आते सकते हैं। रहते हैं, पीछे भी संगठन सृजन कार्यक्रम में आए थे, आगे भी आएंगे। तो तमाम संगठन की चीज़ें भी दुरुस्त हो जाएंगी। जी हाँ, देखिए, ये तो वर्ष ही बताया गया था कि संगठन सृजन का वर्ष है कांग्रेस पार्टी के लिए, और जैसे मैंने बताया कि संगठन बनना शुरू हो गया। पर आप चाहे चाहते अभी- हैं कि जैसे बीजेपी का पन्ना प्रमुख तक संगठन है और इतने बड़े बड़े सम्मेलन और ट्रेनिंग्स और कैंप्स और ना जाने क्या क्या कोशिशें करते हैं कि संगठन को, कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखें। आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमारा वोट परसेंटेज का डिफरेंस क्या था, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। उनके पन्ना प्रमुख तक भी थे, ठीक है, हमारे जिला अध्यक्ष भी नहीं थे, उसके बाद भी 0.6% का अंतर था। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ज़्यादा मजबूत हुआ या भाजपा का कार्यकर्ता ज़्यादा मजबूत हुआ, कि हम बिना संगठन के यहाँ तक आए हैं। संगठन नहीं होने का मलाल भी तो एक हाँ, वजह ये भी बिल्कुल, रहेगी ना कि बिल्कुल। होता तो फिर कितना ज्यादा और बेहतर हम करते हैं, बेहतर इसमें कोई करते। दो राय नहीं। मैंने तो ये एडमिट किया, और Right. मैंने आपको बताया कि मैं तो बार बार इस बात को उठाता रहा हूँ कि जल्द से जल्द हमारा संगठन होना चाहिए। और तमाम नेता मिलके एक साथ बैठें। ये मीडिया की भी गलतफहमी हो, अच्छी बात है, हम तो कहेंगे हाँ, कि कि वो हमारी भी दूर होनी गलतफहमी चाहिए। दूर हो जाए, कांग्रेस के नेता कम से कम एक साथ आए तो, लेकिन हमारी गलतफहमी भी दूर नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना कि और आप देखिए, 5 सांसद भी एक साथ अगर मुझे 2-4 बार दिख जाए ना, तो वो भी बहुत अच्छा मैसेज आएगा कि चलिए देखिए 5 एक साथ जरूर हैं। दिखेंगे, जरूर दिखेंगे, दिखेंगे। वरना लगता है कि 4 हुडा गुट, कुमारी शैलजा सेपरेट। देखिए, अगेन फिर वही मेरी बात है कि हम तो कांग्रेस में है ना, पहले तो कांग्रेस में है ना। हाँ, ठीक नहीं, है ना? कांग्रेस में भले और ही मैंने है, बताया लेकिन कि उनको अलग अलग जिम्मेदारियां मिली हुई हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा कम समय दे पाती हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या गलत है कि जब इतनी जिम्मेदारियां, आपको और जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी तो शायद हमारा मिलना कम हो जाएगा, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बट जब समय निकालना पड़ेगा तो निकालेंगे क्यों ही। नहीं? ये क्यों नहीं? बहाना अच्छा हो सकता है वरुण जी बताने के लिए कि भाई हम सब साथ हैं, लेकिन जनता जनार्दन को सब पता है कि दिल नहीं मिले हुए। आप भले ही लोकसभा एक चुनाव पार्टी में भी के हैं। देखिए, जब शैलजा जी ने चुनाव लड़ा था, मैंने पूरा प्रयास किया था, और अब जब मैंने चुनाव लड़ा था तो सभी नेताओं ने मिलजुल के मेहनत की थी। लेकिन मेहनत मिलजुल के पूरे हरियाणा के लिए हो जाती तो बात कुछ और ही होती। अब इसे एडमिट करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन सच तो यही है। देखिए, इसको बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया कि जब नायब सिंह जी का नाम
प्रपोज किया गया था, तब उस बैठक में क्या क्या हुआ था, ये आज तक, ठीक है ना, मीडिया में खुले रूप से आया नहीं। हमने दिखाया, लाइव ही दिखाया। मैं खुद उस वक्त चैनल पे लाइव बैठी थी और तमाम ये जानकारियां दे रही मैं थी। एक उदाहरण दिया है, ऐसे बहुत से उदाहरण। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं सब साथ हैं और तमाम कांग्रेस के नेता कहते हैं हम सब साथ हैं, हम तो साथ ही देखना चाहते हैं आपको, ताकि प्रदेश में एक अच्छी तस्वीर तो दिखे, एक हेल्दी कंपटीशन तो नजर आए। ऐसा ना लगे कि भाई कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस अपनी लड़ाई में उलझी है तमाम नेताओं की, और बीजेपी अलग लड़ाई के कंपटीशन में बची ही नहीं, क्योंकि कोई लड़ ही नहीं रहा है बीजेपी से। ऐसा कम से कम नहीं, तो सब लड़ ही रहे हैं। मैंने बताया कि वो तो उनकी बातें दब जाती हैं और हमारियों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। भाजपा के नेताओं के पास अपनी बात कुछ करने की होती नहीं है, वो कांग्रेस की बात करते हैं, फिर कहते हैं कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं होता उसकी कभी बात नहीं होती। तो वोट चोरी और तमाम चीजों को पार कर 2029 की क्या रणनीति बना पाएंगे? अगर आप कह रहे हैं वोट चोरी, ईवीएम हैक, तो आगे भी कर लेंगे वो लोग, आप कैसे सरकार बनाएंगे फिर? देखिए, वोट चोरी की बात जैसे अब आपने कही, तो इसीलिए हमें और विजिलेंट होना है। संगठन बन रहा है, पूरा जल्द ही बन जाएगा, और ज़मीनी स्तर पे हम और मेहनत करेंगे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जो है अपडेट करेंगे कि हमें क्या करना है, मिलजुल के कैसे करना है। कार्यकर्ता में डिसिप्लिन की कोई कमी नहीं है। बिना, मैंने बताया, संगठन के हम यहाँ तक पहुँचे, नेताओं में है। हाँ, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सेशन है पार्लियामेंट का और उस बीच इतनी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो ये सुना आपने वरुण चौधरी जी से की पूरी बातचीत। टू द पॉइंट इस कार्यक्रम का नाम है, और कितने मुद्दों पर टू द पॉइंट जवाब दिया है वो आपने देख ही लिया है और आप बखूबी जानते हैं। बात खुलकर की है तमाम मुद्दों पर, अंबाला की चीज़ों को लेकर भी अफसरशाही हावी है, और उसका सबूत वरुण चौधरी जी भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम अफसरों को फ़ोन करते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो उनके फ़ोन में हमारा नंबर फीड होना चाहिए, नंबर फीड नहीं होता है, और इवन जब काम बोले जाते हैं तो वो काम भी देखे नहीं जाते, सुने नहीं जाते, इग्नोर कर दिया जाता है। सीएम नायब सिंह सैनी को लेके कह रहे हैं कि वो हमें मीटिंग में बुलाते नहीं है। जब विपक्ष के नेता को, विपक्ष के सांसद को मीटिंग में बुलाया ही ना जाए तो प्रदेश के विकास की बात कैसे हो सकती है? साफ तौर पर डिसिप्लिन भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा है, कांग्रेस के नेताओं को कम से कम डिसिप्लिन सीखना चाहिए, और तमाम तरीके की बातें इस इंटरव्यू में वरुण चौधरी जी ने हमारे साथ की। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।